तो आर्ट एंड कल्चर में आपको पता होगा कि चंडेला आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडियन या नगारा स्टाइल का एपिटम था, पीक था। सी दिस इज फ्रॉम अ ट्रेडिशनल, वेरी ट्रेडिशनल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम हर बुक में आपको ज्योतिबा फुले का चर्चा मिल जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ मेजर इशू इंडियन ट्राइब्स में। 8% ट्राइबल पॉपुलेशन होने के बावजूद 44% डिस्प्लेसमेंट का बर्डन ट्राइब्स पे। अगर आप पॉलिटिकल न्यूज फॉलो करोगे तो 100% आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में जरूर सुनोगे, राइट? मुद्दा वही है कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट एंटी ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस जो भी इमर्ज कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल्स पे तो फोकस कर रहे हैं, राइट? बट जो पोटेंशियल न्यूक्लियर एनर्जी के पास है, बहुत ही कम में बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है न्यूक्लियर एनर्जी की, वो इसको बहुत रेलिवेंट बनाती है। हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं नितिन गौतम हूं और मैं सोशलॉजी हिस्ट्री का फैकल्टी हूं पीडब्ल्यू ओनली एस पे। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी मेंस हुआ उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन वीडियो तो ऑलरेडी आ चुका है। व्हाट विल सी इज कि जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें कितने सारे क्वेश्चंस जो हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं उससे किए जा सकते हैं। तो पेपर का नेचर ऐसा होता है मेंस का कि कुछ चीजें तो ऐसी आती हैं जो आप स्टैंडर्ड सोर्सेस, बुक्स या स्टडी मटेरियल से मिल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको अपने सारे नॉलेज को इंटीग्रेट करके उसको आंसर देना होता है। तो उसको डायरेक्टली आप किसी भी डायरेक्ट कंटेंट से मे बी डायरेक्टली हिट ना कर पाए, बट अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगा, एक इंटीग्रेटेड पिक्चर होगा किसी टॉपिक का, तो आप उसको हिट कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आए थे उसको आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मटेरियल से या आपके बुक से, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में GS1 को डिस्कस करेंगे कि GS1 में क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको मटेरियल वाइज हिट किया जा सकता था। तो पहला क्वेश्चन जो आया था, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। नाउ दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आप इंडस वैली पढ़े हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े हैं, तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में जो क्वेश्चन है ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स मटेरियल और मेंस के मटेरियल में रहता है। और हमारी टीम ने भी इसको आइडेंटिफाई करके अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली डाला था। जो इस बार मेंस के क्वेश्चन थे, सृजन हो गया, और हमारे क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन था। तो इसको तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटीरियल। द सेकेंड क्वेश्चन इज एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म। नाउ सिंक्रेटिज्म, अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म मतलब कि अलग अलग रिलीजन के एलिमेंट्स को अकबर जो कंबाइन करते हैं, दस एक प्लूरलिस्टिक एंगल लेके आते हैं अपने रिलीजियस पॉलिसी में, राइट? तो इसमें अगर आप देखोगे तो अकबर हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों की चीजें, राजपूत आर्किटेक्चर प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिक्स करते हैं, दीने अल्लाह एक रिलीजन बनाते हैं, राइट? और रिलीजियस प्लूरलिज्म को बढ़ावा देते हैं, राइट? तो इस तरह की चीजें, या पेंटिंग को भी बढ़ावा देते हैं जो कि डायरेक्टली इस्लाम में अलाउड नहीं था। तो अकबर एक एकोमोडेटिव रिलीजियस पॉलिसी चलाते हैं। ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का एसेंस था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द स्कल्पचर्स फिल्ड द चंडेला आर्ट फॉर्म विथ रेजिलिएंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ। अगर ये क्वेश्चन भी अगेन आप आर्ट एंड कल्चर पर हैं, आप 3 लगातार आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था, तो आर्ट एंड कल्चर में आपको पता होगा कि चंडेला आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडियन या नगारा स्टाइल का एपिटम था, पीक था, राइट? और नॉर्थ इंडियन स्टाइल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेंपल्स आपको यहां चंडेला आर्ट फॉर्म में मिलेंगे, पर्टिकुलरली खजुराहो टेंपल। दिस इज अगेन ऑल्सो अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप आराम से किसी भी स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। हमारे जो प्रहार का आर्ट एंड कल्चर का बुकलेट था इस बार, वो इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली डील करता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how are climate change and the sea level rise affecting the very existence of many island nations? Now this is again a recurrent theme. अगर आप करंट फॉलो करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा अवेयर हैं, इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में, इन जनरल अवेयरनेस सेंस में भी क्लाइमेट चेंज पे जो चर्चा होती है उसमें सी लेवल राइज की बात की जाती है। और अगर आप क्लाइमेट नेगोशिएशंस को भी फॉलो कर रहे हैं जो कि ग्लोबली चल रहा है, COP एंड ऑल दैट, तो आपको क्लियरली पता होगा कि स्मॉल आइलैंड नेशंस जो हैं वो काफी परेशान हैं, लॉस एंड डैमेज के पर्सपेक्टिव से भी, प्लस सी लेवल राइज से जो फ्लडिंग हो सकता है, जो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, राइट? उन चीजों को लेके भी काफी इश्यूज हैं। और इस क्वेश्चन को भी जो हमारा टेस्ट सीरीज था वो डील करता है कि एनालाइज द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू वल्नरेबिलिटी ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस। वहां आइलैंड नेशंस था, यहां स्मॉल आइलैंड नेशंस। ऑब्वियसली आप उन
जस्ट वर्ड्स चेंज है, जो कंसर्न है प्राइमरली वो यही है कि जो आइलैंड नेशंस हैं वो परेशान है सी लेवल राइज से और क्लाइमेट चेंज के असर से, राइट। सो इसको भी हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो इसको डील किया था जो सृजन में हुआ था, राइट। उसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज। नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बोल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर के बारे में, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी ले रहा है, बट नॉन फार्म यानी एग्रीकल्चर के बियॉन्ड, तो माइनिंग जिस तरीके का सेक्टर है, फिशरी हो गई, एनिमल हस्बेंड्री, आप एलाइड सेक्टर्स को बोल सकते हो, राइट। सो इन तरह की चीजों को पूछा गया। ये भी काफी स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है और उसका फिजियोग्राफिक फीचर से क्या रिलेशन है ये भी आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स में मिल जाएगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस जीएस 1 के अभी तक हम डील किए हैं वहां पे कोई यूपीएससी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा है जो डुएबल नहीं है या ओवरली एनालिटिकल है, जो आपको सोचना पड़े। बहुत ही स्टैंडर्ड एजुकेशन जो आप ले रहे हो उसको पढ़ते हुए भाई रेगुलरली अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो, चीजें याद हैं आपको, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को तो डील कर सकते हो जो अभी तक हम देखें, राइट। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। यानी सोलर एनर्जी जनरेशन का इकोलॉजी और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या बेनिफिट है। अगेन सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये जो टॉपिक्स हैं ये भी अभी के कंटेम्पररी टाइम्स में काफी रेलेवेंस रखते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं, ऑब्वियसली आप ये कॉमन सेंस से भी कुछ चीजें इसमें जानते ही हो। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे सृजन डेली टेस्ट में डेल्ट था, राइट। और इस क्वेश्चन को लिखने के लिए अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, प्रहार मैगजीन फॉलो कर रहे हो, राइट, या कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको बड़े आराम से इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। प्लस जो आपका नॉर्मल इन्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल करके आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सुनामीज। अभी सुनामी आया भी था और इस बात को लेके करंट अफेयर्स में भी काफी चर्चा हुई थी सुनामी को लेके। एंड हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कंसीक्वेंसेस, राइट। सो क्वेश्चन ये था। अगेन चूंकि अभी इधर काफी डिस्ट्रक्शन हुआ जो रिसेंट सुनामी आया था उसके कारण, तो इसको लेके क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में, सिमुलेटर टेस्ट में, क्वेश्चन आंसर बैंक में डायरेक्टली पूछा गया था कि हाउ आर सुनामीज फॉर्म्ड और व्हाट आर दी व्हाई, डिस्कस व्हाई द जियोलॉजिकली एक्टिव सरकम पैसिफिक बेल्ट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल, क्योंकि वहां अर्थक्वेक्स ज्यादा आते रहते हैं और वहां पे काफी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज अंडर वाटर होती हैं वो सुनामी का चांसेस क्रिएट करती हैं। और दिस वाज डेल्ट इन आवर टेस्ट सीरीज, राइट। सो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया address the issue of urban poverty and distributive justice? Now this is something which is analytical. ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी आप पढ़ते हो तो आप उसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा पढ़ते हो कि स्मार्ट सिटी में क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। बट द थिंग इज दे आर आस्किंग कि अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में स्मार्ट सिटी का क्या रोल है। तो ऑब्वियसली जो स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम्स हैं, अगर आप देखोगे, रीडिजाइन करना इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटलाइजेशन, जिससे इंक्लूसिविटी बढ़ सकती है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी अनलॉक हो सकती है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, और दस उस आइडिया के हिसाब से अर्बन पॉवर्टी के रिडक्शन में काफी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो यहां पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा GS1 में। So GS1 में the ethos of civil services in India stands for a combination of professionalism and nationalistic consciousness. Now this is a question जो role of civil services in India GS2 का पार्ट है, उसको सोसाइटी में पूछा गया यहां पे, राइट। तो ठीक है, सी इसमें GS2 में जो आप पढ़े हो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं कि पहले 6-7 क्वेश्चन एकदम ट्रेडिशनल रखने के बाद एक दो क्वेश्चंस दे आर ट्राइंग टू, यूपीएससी क्या कर रही है कि थोड़ा एनालिटिकल बना के, गोइंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट, थोड़ा बाहर जाके चीजें पूछने की कोशिश कर रही है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज द जो वैल्यू सिविल सर्वेंट को होल्ड करनी चाहिए, ऑब्वियसली उसमें प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, यानी जो आप सोशल सर्विस की बात करते हो, है कि नहीं, देश के उत्थान की बात करते हो, नेशनल
डेवलपमेंट की बात करते हो, वो एक फीलिंग और सेंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म भी होनी चाहिए। केवल इमोशनल होने से बात नहीं होगा। प्रोफेशनलिज्म में आप एफिशिएंसी पे फोकस करते हो, ड्यूटी पे फोकस करते हो, जो आपका रोल है उसको फुलफिल करने के फोकस करते हो। एवरी पर्सन ऑक्यूपाइंग अ पोजिशन, इफ दे प्ले देयर रोल वेल, अल्टीमेटली द रिजल्ट फॉर द सिस्टम इज बेटर, राइट। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको GS1 के मटेरियल में मुश्किल है मिलना, क्योंकि इस क्वेश्चन को GS2 और GS4 से थोड़ा सा पिक करके समहाउ सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके यूपीएससी यहां पे लेके आई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? यानी ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या ग्लोबलाइजेशन से केवल एक एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बनता है या और भी चीजें होती हैं? तो क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव ये था। तो अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड जेंडर रोल्स, एस्पिरेशन एंड इवन रूरल कंजम्पशन। तो डायरेक्टली तो कंजम्पशन कल्चर पे नहीं है, लेकिन हाँ रूरल कंजम्पशन, एक एस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन कल्चर पे ये सवाल पूछा गया है, राइट। और अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे, इवैल्यूएट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया, राइट। सो यहां पे सिमिलैरिटीज हैं हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से, बट ऑब्वियसली डायरेक्टली इट्स नॉट हिटिंग द क्वेश्चन। ऑब्वियसली अब यूपीएससी भी तो उसमें एक अलग एस्पेक्ट पूछी है, राइट, बट सिमिलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके लोग यहां जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जो 15 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें ज्योतिबा फुले के राइटिंग्स के बारे में पूछा गया है कि ये सोशल रिफॉर्म्स को टच करता है ऑलमोस्ट हर सब अल्टर्न क्लास में। सब अल्टर्न क्लास मतलब पर्टिकुलरली जो डिप्रेस क्लासेस होते हैं सोसाइटी के। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ज्योतिबा फुले के राइटिंग्स हैं वो हर सब अल्टर्न क्लास के प्रॉब्लम्स को टच करता है। तो इसको आप आराम से डील कर सकते हो। आप हिस्ट्री में कहीं भी पढ़े होगे तो आप इनके बारे में पढ़े होगे, इनके बुक्स पढ़े होगे, कैसे ये बहुजन की बात करते हैं, जो दलित कॉन्शियसनेस इंडिया में आता है उसके एक तरीके से ये फाउंडिंग फादर हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के राइटिंग से बाद में अंबेडकर इंस्पायर होते हैं और बाद में वो न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के लिए उठते हैं, चाहे अंबेडकर हो या पेरियार हो। ज्योतिबा फुले इन सब से पहले आके जो आपका बहुजन कॉन्शियसनेस है उसके बारे में लिखते हैं, गुलामगिरी किताब लिखते हैं, सब चीजें वो बताते हैं। और ये एकदम ट्रेडिशनल हिस्ट्री के नोट्स जो आपकी बुक्स हैं उसमें थोड़ा बहुत मेंशन रहता है, बट यस विथ इंटरेस्ट अगर आपको थोड़ा, चूंकि आपका जो सिलेबस है वो बोलता है कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, तो आपको क्या पढ़ते टाइम भी ये करना होता है कि ठीक है मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ तो रहा हूं प्री के हिसाब से, बट चूंकि सिलेबस में दिया हुआ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, तो थोड़ा सा हर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं 10 लाइन 15 लाइन की जानकारी रखने वाले लोग आराम से इसको डील कर सकते थे, राइट। सो जो हमारा सृजन में थर्ड लेक्चर था, इसका जो क्वेश्चन था कि एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन और मॉडर्न आइडियाज के साथ साथ जो लोअर कास्ट 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ आइडिया, मॉडर्न आइडियाज और एजुकेशन के कारण जो लोअर कास्ट थे 19th सेंचुरी इंडिया में, उनमें एक चेंज आया। और इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले का क्या रोल था सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएट करने के लिए, ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, राइट। चलिए, नाउ विथ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड जनरल अवेकनिंग, देयर वर स्टिरिंग्स अमंग द लोअर कास्ट अमंग देमसेल्व्स। इन दिस लाइट ऑफ स्टेटमेंट, critical analyze the view and role of Jyotiba Phule as a social reformer in 19th century. So obviously see this is from a traditional, very traditional history point of view. एकदम हर बुक में आपको ज्योतिबा फुले का चर्चा मिल जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन था और हमारे टेस्ट सीरीज में भी इस चीज को हिट किया गया था। यूपीएससी अगेन हिट बैक उसी क्वेश्चन पे, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेस India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relation. Now this पूरा एक चैप्टर यूपीएससी ने पूछ दिया। जब आप पढ़ते हो इंडिपेंडेंट इंडिया का कंसोलिडेशन, जैसे इंडिया आजाद होता है उसका कंसोलिडेशन चालू होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में बात करोगे तो चाहे फर्स्ट इलेक्शन हो, चाहे जो जजमेंट्स आए, लैंड रिफॉर्म्स आए, स्कीम्स जो लाए गए, राइट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कोऑपरेटिव मूवमेंट था, राइट,
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स था। ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में यहां डिस्कस करनी थी। इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल, प्लानिंग कमीशन का गठन, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड 5 ईयर प्लान, हेरल्ड डोमर मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इकोनॉमी में बतानी थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे कैसे फोकस था, इरिगेशन, डैम्स पे कैसे फोकस था, बाद में कैसे हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया, प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीटली शट नहीं किया जाना, राइट। उसके बाद 1956 का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, इन चीजों को हाईलाइट करना था, राइट। एजुकेशन में फर्स्ट आईआईटीज का गठन हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 हो गया, कोठारी कमीशन हो गया, इन सारी चीजों की चर्चा करनी थी। इंटरनेशनल रिलेशन में अगेन पंचशील और ये चीजें। नाउ दिस क्वेश्चन जो पूछा है ये आपको हर पोस्ट इंडिपेंडेंस मटेरियल के पहले या दूसरे चैप्टर का समरी लिखना था। पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो उसका समरी लिख दीजिए, यही ये क्वेश्चन है। तो इसको ऑलमोस्ट हर पोस्ट इंडिपेंडेंस का चैप्टर सी, अगेन दिस इज द चैप्टर जो हमारे प्रहार में है या बुक्स में है, राइट। बुक्स में भी है, प्रहार में भी है, तो इसको आप आराम से डील कर सकते हो अगर आप पढ़ाई करके गए हो। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज इंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड। नाउ अगेन बहुत ही ट्रेडिशनल लेवल का क्वेश्चन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के गए, अगर यही डिसाइड कर लियो कि पढ़ेंगे ही नहीं तो बात अलग है, बट जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं, मिनिमम अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियनिक ईयर्स, उसके बाद जो 1830 1848 का रिवॉल्यूशन जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस थे, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी, ये बेयर मिनिमम आस्क है अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हो। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स, इतनी चीजें पढ़नी होती हैं। और उसमें से एक सबसे फेमस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि उसका रेलेवेंस कंटेम्पररी वर्ल्ड में क्या है। सो ऑब्वियसली जो चीजें नई फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेके आया था, जो आज के वर्ल्ड को शेप करती हैं, चाहे वो न्यू आइडियाज हो, न्यू पॉलिटी हो, रिपब्लिक का आइडिया हो, डेमोक्रेसी का आइडिया हो, उसके बाद राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का आइडिया हो, सेकुलरिज्म का आइडिया हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आइडिया हो, राइट, रिमूवल ऑफ स्लेवरी का आइडिया हो, है कि नहीं। सो ये सारी चीजें ऑब्वियसली कंटेम्पररी वर्ल्ड को शेप करती हैं। तो कोई भी अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फॉलो किया, स्टडी किया है, तो उसके लिए इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। How are they different from onshore occurrences of oil reserve? Now this is थोड़ा specific, but again ज्योग्राफी में अगर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये भी अनसुना क्वेश्चन है। अनसुना क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये पढ़ाया जाता है, राइट, मटेरियल्स में होता है। तो थोड़ा सा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है बट डुएबल है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन था ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिसोर्स पूछा गया है हमारे मेंस वाला टेस्ट सीरीज में। नाउ वहां पे ऑयल का क्वेश्चन था, हमारे टेस्ट सीरीज में ऑयल एंड गैस रिसोर्स का पूछा गया, बट ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगेन इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक, कैसे एआई and drones can be effectively used along with GIS or remote sensing techniques in locational and area planning. So AI, GIS और remote sensing ये आप पढ़ते ही हो, राइट, इसको साइंस में भी पढ़े होगे, उसमें भी पढ़े होगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाइड था, थोड़ा सा आपको सोच के पॉइंट्स जनरेट करने थे। तो अगेन जो मैं आपको बोला, अभी तक हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से बाहर गई है कि चलो थोड़ा स्पेसिफिक चीजें पूछते हैं, कुछ अलग एनालिटिकल चीजें पूछते हैं, राइट। 11-12 चीजें वैसी पूछी गई हैं जो आप पूरा पढ़ाई करके, अगर इज्जत से पढ़ाई किए हो तो इज्जत से लिख के आ सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप and size of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movements of the crustal masses. Again, plate tectonics का पूरा थ्योरी, जो कॉन्टिनेंट्स का, जो आपके प्लेट्स का इंट्रैक्शन है, प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन, चाहे वो कन्वर्जेंट बाउंड्री हो, डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, राइट, तो उनके बारे में लिखना है। और उससे कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन के साइजेस में क्या चेंज आते हैं, कैसे रिफ्ट वैली बन के अभी अफ्रीका का टूट रहा है, कौन सा श्रिंक होने वाला है, कौन बढ़ने वाला है, कहाँ सबडक्शन जोन बनता है, कहाँ हिल्स बनते हैं, ये सारी चीजें, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज अफेक्ट होता है, ये सारी चीजें पूछनी है। अगेन वेरी ट्रेडिशनल, एकदम
कोर सिलेबस को हिट करता हुआ क्वेश्चन है, राइट। सो टेस्ट सीरीज में भी जो हमारा सृजन और प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है उसमें आप देखिएगा तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ओशन बेसिन्स थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, हाउ मिड ओशियनिक रिजेस कंट्रीब्यूट टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जस्ट पहले आया था, राइट। और ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस है। इनफैक्ट लिखो लाइव जो ज्योग्राफी का मैं लिया था उसमें ये डायरेक्ट ये तो मैं खुद ही डिस्कस किया हूं, राइट, पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये क्वेश्चन भी ट्रेडिशनल सोर्सेस था, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि ये बस मैं ही बताया हूं, ये कोई भी ज्योग्राफी आप पढ़े हो, इज्जत से पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो, स्टैंडर्ड बुक्स सोर्स कहीं भी पढ़ोगे तो आपको आराम से मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेंस के 2-3 क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल हैं जहां पे आपको दिमाग लगा के आंसर लिखना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन जो अभी तक हम देखे हैं उसको आप बड़े प्यार से कर सकते हो, राइट। आगे, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन with reference to land, soil and water resources। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राइट। तो गंगा रिवर बेसिन के रिसोर्सेस की आपको जानकारी होनी चाहिए, सॉइल टाइप की जानकारी होनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेस की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बटा हुआ है वो आपको पता है। अगर आप उत्तराखंड से स्टार्ट करते हो बंगाल तक जाते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई लोअर एचलॉन्स में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती दिखेगी, और उसके पीछे बहुत कारण है कि वहां पे सिल्ट जब जाके एक्यूमुलेट होता है, फर्टाइल सॉइल होता है, पानी अवेलेबल होता है, पानी का स्पीड कम होता है, इरिगेशन ईजी रहता है, राइट। सो इन चीजों को इसमें एनालाइज करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो आप पूरा पढ़े हो, फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उन दोनों को क्लब करके आंसर लिखना है। जो ज्ञान आपका यहां है, जो ज्ञान आपका यहां है, दोनों को साथ लाना है, राइट। तो ये एक पॉइंट पे हम इसको एनालिटिकल क्वेश्चन में कैटेगराइज किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज given that there are increased health concern in modern society, right? Illustrate your answer with Indian experience। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फास्ट फूड इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, हाउएवर उसके कारण हेल्थ कंसर्न है, फिर भी वो बढ़ रही हैं। नाउ वी नो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज टाइम का क्राइसिस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, राइट, मिडिल क्लास का राइज करना, डाइवर्सिटी, फूड चॉइसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस, न्यू कंज्यूमर कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कैसे आप चीजें देख के बाहर से सीख रहे हो बर्गर खाने का, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ कंसर्न रहने के बावजूद हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड का कल्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है, राइट। सो ये क्वेश्चन को इन सारे फैक्टर से देखा जा सकता है। अगेन जब आप ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हो तो आपको ये चीजें बताई जाती हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल कल्चर इंडिया में इन्फ्लुएंस ला रहा है, और जब आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हो तो आप उसके स्कोप में पढ़ते हो कि क्यों फास्ट फूड्स या न्यू काइंड ऑफ फूड्स या प्रोसेस फूड्स का कल्चर बढ़ रहा है। मिडिल क्लासेस का बूम करना, राइजिंग इनकम, चेंजिंग इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन, फैमिली स्ट्रक्चर का चेंज करना, ये सारे फैक्टर्स आप इसमें आराम से लिख सकते हो। और क्वेश्चन एकदम कोर ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया था और हमारे टेस्ट सीरीज में भी इसको हिट किया गया डायरेक्टली, राइट। तो इसमें भी यही क्वेश्चन था कि इंडिया का आज जो ओबेसिटी क्राइसिस है, यानी पर्टिकुलरली हम हेल्थ कंसर्न की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट्स रेगुलेटरी फेलियर रादर देन पब्लिक बिहेवियर। एग्जामिन द व्यू दैट इवैल्यूएटिंग मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स and suggest comprehensive policy measure needed for effective public health outcomes, राइट। सो ये क्या उसका हेल्थ एस्पेक्ट को बता रहा है कि अभी फास्ट फूड कल्चर बढ़ता जा रहा है और लोगों का हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। सो उस क्वेश्चन का पार्शियल जो पार्ट है, एसेंस है, वो ये क्वेश्चन कैच करता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन can come in conflict with poor people's need in a country like India। अगर आप करंट को फॉलो करते हैं तो आपको अभी 1 या 1.5 साल पहले आपको न्यूज आई होगी एक कि ट्राइबल ग्रुप्स वर्सेस इन्वायरमेंटल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो जंगल या फिर नेचुरल एरियाज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड उनका वहां रहा है, लाइफस्टाइल वहां रहा है, कल्चर वहां रहा है, नेचर के क्लोज रहे हैं, इकोनॉमी लिंक्ड है, राइट। सो अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्वेश्चन उसी एसेंस को समहाउ हिट करता है। वो यही कहना चाह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करने में कई बार पुअर पीपल के नीड्स पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में अगर मैं बात करूं कि दिल्ली में पॉल्यूशन है,
और पॉल्यूशन आज के डेट में देखिएगा बहुत कारण से, आसपास का एग्रीकल्चर है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज है। और फाइनली जब ग्रैप लगता है और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जारी किया हुआ गाइडलाइन था वो लगाया जाना चालू हुआ कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दिया जाएगा एक दिन के लिए। उससे कंस्ट्रक्शन मजदूर को के लाइफ हैम्पर होता है कि नहीं? जो हैंड टू माउथ चलते हैं, जो आज अर्न करते हैं, आज ही खाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है या नहीं? तो ये क्वेश्चन उस क्लासिक केस को क्वेश्चन कर रहा है जहां पे सस्टेनेबिलिटी वर्सेस जो sustainability and the cost that the poor or the underprivileged, disprivileged has to pay for it। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अदर एस्पेक्ट्स के सवाल, अदर डायमेंशंस में इस सवाल को लिख सकते हो कि भाई अर्बन डेवलपमेंट में कैसे ऐसा हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे ऐसा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे ऐसा हो रहा है। तो इस डायमेंशंस में तो दिस वाज थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन, और इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारा टेस्ट सीरीज भी डायरेक्टली हिट करता है, जो बोलता है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिससे तो इसका बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप इंपैक्ट देखिए, एंड हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज मिटिगेट दिस इंपैक्ट। तो इसमें एक तरीके से पॉपुलेशन वर्सेस इन्वायरमेंटलिज्म को रेज किया गया है इस क्वेश्चन में भी। पिछला क्वेश्चन भी इसी को रेज करता है, बट पिछला क्वेश्चन पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे उसका इंपैक्ट पूछता है कि भाई पुअर सेगमेंट का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, राइट? तो ये उस क्वेश्चन का एसेंस था। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन। अगर आप ट्राइबल इश्यूज को पढ़े हो तो यू विल नो कि डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ मेजर इशू इंडियन ट्राइब्स में। 8% ट्राइबल पॉपुलेशन होने के बावजूद 44% डिस्प्लेसमेंट का बर्डन ट्राइब्स पे है, राइट? सो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स अ मेजर प्रॉब्लम। जब ट्राइबल एरियाज, जंगल्स या फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं तो ट्राइब्स को वहां से हटना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, फर्स्ट डिग्री माइग्रेशन, प्राइमरी माइग्रेशन, सेकेंडरी माइग्रेशन, राइट? सो दे लूज देयर कल्चर, दे लूज देयर इकोनॉमी, दे लूज देयर टाई अप विथ नेचर, राइट? सो ऑब्वियसली एक इशू है। सवाल क्या बोल रहा है कि इंडिया में ट्राइबल डेवलपमेंट के जितने मुद्दे हैं क्या वो केवल डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन पे ही सेंटर्ड है? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि ये मेजर मुद्दे हो सकते हैं बट और भी मुद्दे हैं ट्राइब्स के। अगर मैं बोलूं अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी में एक आंसर था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी ट्राइबल एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं, नंबर 1। ब्यूरोक्रेटिक अपैथी में भी हो रहे हैं, कल्चरल इनसेंसिटिवनेस में भी हो रहा है। आपको ट्राइब कल्चर का पता नहीं, आप सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाए, उससे ट्राइबल कंफ्लिक्ट हो सकता है, राइट? और अगर आप देखोगे तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट का इशू है उसमें कई बार डिस्क्रिमिनेटरी मुद्दा भी, बिकॉज आइडेंटिटी अलग होने के कारण, अलग एथनिक ग्रुप, अलग कल्चर होने के कारण डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स भी देखे गए। तो ट्राइबल मुद्दे डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के साथ साथ कल्चरल मुद्दे भी हैं, डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे भी हैं, डेवलपमेंटल डेफिसिट के भी मुद्दे हैं, राइट? ब्यूरोक्रेटिक अपैथी के भी मुद्दे हैं, करप्शन के भी मुद्दे हैं। जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया जाता है वहां पे करप्शन भी होता है, राइट? सो हम केवल ये नहीं बोल सकते बस डिस्प्लेसमेंट मेजर मुद्दा है। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन एक मेजर प्रॉब्लम है ट्राइबल डेवलपमेंट में, राइट? चलिए, तो इसको भी आप जो पढ़े हो ट्रेडिशनल सोसाइटी, अगर आप पढ़ाई करके गए हो तो बड़े आराम से उसको आप केटर कर सकते हो। तो जो GS1 हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिशनल स्टडीज, जो अच्छे से पढ़ाई किया, ट्रेडिशनल मटेरियल, हमारे मटेरियल से भी सारी चीजें, उसमें 75% क्वेश्चन को बड़े आराम से आंसर किया जा सकता है इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। जो बाकी 5 क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है, 10 नंबर के 3 क्वेश्चन, 15 नंबर के 2 क्वेश्चन, दैट वाज मोर एनालिटिकल एंड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। अगेन दैट ऑल्सो हैज टू बी आंसर्ड फ्रॉम द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड, बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। अलग अलग चीजें जो पढ़े हो उसको आपको साथ में लाके लिखना है, विच ऑब्वियसली कम्स विद प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज 2 आप PYQs लिखो एंड देन यू कैन लर्न अबाउट इट, राइट? उसी कंटेक्स्ट में हमारा भी सृजन का एक प्रीलिम्स मेंस का टेस्ट सीरीज 2026 लॉन्च हो रहा है, राइट? ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड दोनों में है। इसमें पहले आप मेंस की तैयारी करते हो, जब प्रीलिम्स आता है तो हमारा टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स को टारगेट करने लग जाता है, और जब प्रीलिम्स खत्म हो जाता है तो वापस से आपको मेंस के टेस्ट इसमें ऑफर किए जाते हैं। ऑलरेडी सृजन एक काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो कि हम 3 साल से चला रहे हैं, आप सुने भी होंगे, राइट? तो वो अभी लॉन्च हुआ है 2026 के लिए, और अभी आप उसको अवेल कर सकते हो ऑफलाइन मोड के लिए। उसका
दाम 13,999 और हाइब्रिड मोड के लिए 9,999 में, राइट। इसके साथ साथ जिन लोगों को अभी प्रीलिम्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस है, कई लोग ऐसे होंगे जिनका हाँ प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, मेंस का ही टेस्ट सीरीज चाहिए, स्पेसिफिक मेंस टेस्ट सीरीज जहां पे 20 क्वेश्चन रहे और मैं 20 लिखने जाऊंगा, उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज 2026 लॉन्च हो रहा है, जहां पे आपको 14 सेक्शनल टेस्ट, 4 रिवीजन टेस्ट, 8 सिमुलेटर टेस्ट के साथ एसेस प्लस कुछ सेशंस जिसमें आपको आंसर राइटिंग सिखाए जाएंगे, राइट, और इवैल्यूएटर से जहां पे भी डिस्कशन होगा, कंसर्न होगा, मीट्स होगा, वो सब भी करवा दिया जाएगा। ये भी ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड दोनों में अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड में इसका दाम 9,999, हाइब्रिड मोड में 5,999 रुपए है, राइट। चलिए 2025 के GS2 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। मैं PW ओनली आईएएस में सोशलॉजी और हिस्ट्री का फैकल्टी हूं, राइट, और हम इस बार GS2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि उसमें से कितने क्वेश्चंस ट्रेडिशनल सोर्सेस, हमारे सोर्सेस जैसे कि प्रहार, हमारा सृजन टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, राइट, स्टडी मटेरियल इससे भी आया है, और कौन से क्वेश्चन ट्रेडिशनल बॉर्डर्स से थोड़े बाहर जा रहे हैं जहां पे आपको एनालिटिकल या कुछ और एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, इसको इस वीडियो में एनालाइज करेंगे, राइट। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं, राइट। तो GS2 के क्वेश्चंस को अगर जो मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन ये है, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ the Representation of Peoples Act 1951, analyze whether the increase in assets of legislators and or their associates disproportionate to their known sources of income would constitute undue influences and consequently a corrupt practice. Now अगर आप सिलेबस फॉलो करते हैं, मेंस का सिलेबस फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा आरपीए 1950 और आरपीए 1951 दोनों पर्टिकुलरली सिलेबस में मेंशन्ड है, और यूपीएससी के हर दूसरे साल या तीसरे साल ये एक रेकरेंट थीम है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और उसी को नजर में रखते हुए हमारे मटेरियल में भी और हमारे क्वेश्चंस में भी, सबसे पहले मैं आपको मटेरियल में दिखा दूं कि हमारा जो प्रहार था उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के लिस्ट्स डायरेक्टली इसमें अवेलेबल थे, और ये सिलेबस सेंटर्ड है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि केवल यही मिलेगा, बट द थिंग इज कि इस क्वेश्चन को बड़े आराम से अगर कोई प्रिपेयर करके गया है तो उसको डील कर सकता था, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, 10-12 पॉइंट यहां दिए हैं, अगर आप थोड़ा भी याद कर गए होते तो आपको आराम से अच्छा समझ होता इसका। और इसी को लेके इस पे सवाल भी पूछे गए थे कि क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड हैं आरपीए में प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट, how these provisions address allegations of corrupt practices and electoral offenses। तो हम क्लियरली देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे सृजन टेस्ट में, हमारे प्रहार के मटेरियल में कवर्ड था, और चूंकि ये सिलेबस के एकदम कंक्रीट रिटन पॉइंट पे बेस था, तो इसको कोई भी बंदा जो प्रिपेयर करके गया बड़े आराम से डील कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम। कैसे ट्रेडिशनल जो जुडिशियरी है उसमें प्रॉब्लम्स हैं या वो बर्डन है, राइट, और बर्डन होने के कारण क्वाजी जुडिशियल फॉर्मेट्स की जरूरत है, जिसमें से ट्रिब्यूनल एक मेजर फैक्टर अल्टरनेटिव जस्टिस के लिए निकल के आता है, राइट। सो क्या पूछा जा रहा है कि क्या नीड है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, और दूसरा इसके संदर्भ में जो अभी रिफॉर्म्स किए गए थे 2021 में, जिसमें रैशनलाइजेशन किया गया था ट्रिब्यूनल्स का, अगर आपको याद हो, राइट, सो उसका क्या इंपैक्ट रहा है, राइट। और ये क्वेश्चन भी उसमें रैशनलाइजेशन किया गया था, नंबर को कम किया गया था, उनके बेटर वर्किंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स 2021 में किए गए थे, राइट। और इसको भी प्रहार डायरेक्टली कवर करता है अपने मटेरियल में, तो प्रहार में भी से भी, प्लस अगर अगेन आप पॉलिटी का चाहे लक्ष्मीकांत पढ़े हो या कोई भी बुक पढ़े हो, आप 100% ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़े होंगे, और जो ट्रिब्यूनल के मैटर्स हैं वो करंट अफेयर्स में एक रिकरेंट थीम है, रेगुलरली आते रहते हैं, तो आप वहां भी इसको देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर of pardon in India and the US। Again very traditional question, very static question कि US और इंडिया में कंपेयर करना है पार्डन पावर्स को, आर देयर एनी लिमिट्स टू इट दोनों कंट्रीज में, एंड व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स, राइट। सो ये क्वेश्चन आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हो वहां पे आपको पार्डन का प्रॉब्लम इजीली आपको मिला होगा, और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स में पूरे साल में 2 या 3 बार इस पे आर्टिकल्स आए थे, राइट, न्यूज़पेपर में, राइट, सो इसको भी बड़े आराम से आप डील कर सकते थे। तो GS2 में भी हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक जो तीनों क्वेश्चन
अभी तक हम देखे हैं वो थोड़ा सिलेबस सेंटर्ड ही आए हैं। एक जुडिशियरी आ रहा है, एक क्वासी जुडिशियल मशीनरी पे क्वेश्चन आया है, और जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस पे था? फर्स्ट क्वेश्चन आरपीए पे था। सो अभी तक जीएस2 में ऑल्दो वर्डिंग कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि जीएस2 में थोड़ा लंबा स्टेटमेंट से कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बनाते हैं, बट मुद्दा वही रहता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है। अगला देखते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ जेएनके लेजिस्लेटिव असेंबली, right? After Jammu Kashmir Reorganization Act, briefly describe the powers and functions of assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Now, अगर आप अगेन करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पॉलिटिकल न्यूज फॉलो कर रहे होंगे, तो जो जम्मू कश्मीर का भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था, उसके बाद वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं एलजी साहब हैं, राइट, और सेंटर के बीच काफी सारे चर्चे इस पे हुए थे कि कब हमको कंप्लीट असेंबली बनाया जाएगा, राइट। सो कंप्लीट असेंबली वाला पावर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप अगेन थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें रेगुलरली ये डिस्कशन था कि क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, असेंबली के पावर्स में क्या कमी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड लिमिटेशन इन दिस रिगार्ड। दिस इज अ वेरी स्टडी क्वेश्चन। पॉलिटी अगर आप पढ़े हो, लक्ष्मीकांत पढ़े हो, अलग से चैप्टर है, उसमें एक एक पॉइंट है, 1.5-2 पेज है, कोई भी उसको रिवाइज किया हुआ था, इसको बड़े आराम से लिखता, राइट। सो अगेन पॉलिटी के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ इशू नहीं दिख रहा है। प्रहार भी इसको समराइज किया था, दे हैड गेस्ट कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको काफी डिटेल में पॉइंट्स बना के लिखा हुआ था, तो आप यहां से भी इसको देख के आंसर कर सकते थे। जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, अगेन वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे सेम क्वेश्चन पूछता है, राइट। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एनी हाउ अगर आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राइट। सो ऑब्वियसली वो आपको पढ़ना ही है, कैग, अटॉर्नी जनरल, ईसी, यूपीएससी। अगर ये सभी नहीं पढ़ रहे हैं आप तो फिर क्या पढ़ के जाइएगा, राइट। तो ये तो सिलेबस में है ही, इसको तो देखना ही है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी जीएस2 में हमेशा एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे सवाल पूछती ही है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुमेन का सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट। वुमेन्स सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। सोशल कैपिटल मतलब नेटवर्किंग होता है, सोशल नेटवर्किंग, और वुमेन का सोशल नेटवर्किंग उनके एम्पावरमेंट और जेंडर इक्विटी को हेल्प करता है, राइट। तो अगर आप देखिएगा तो चाहे वुमेन ऑर्गेनाइज होती हैं एसएचजी बनने में, या पॉलिटिकली जब ऑर्गेनाइज होती हैं, राइट, या फिर एनजीओज में ऑर्गेनाइज होती हैं, या फिर अगर आप देखिएगा तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेवा बना, ये सब बना, तो ये सारा केस स्टडी के साथ आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे कि कैसे ये सब इकोनॉमिक इंपैक्ट लेके आया लाइफ में। जो सोशल कैपिटल का मतलब कुल मिला के नेटवर्किंग होता है। जब वुमेन इंडिविजुअल की जगह कलेक्टिव यूनिट्स में आती हैं, साथ आती हैं, तो आपको दिखेगा कि उसका डिविडेंड्स उनके ग्रोथ स्टोरी में होने लगता है। ये उस क्वेश्चन का एसेंस था, राइट। तो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, नॉट टू से कि ये कहीं आपको डायरेक्टली मिलेगा। आप अलग अलग जगह जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव एंटिटी ऑफ वुमेन देखोगे, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आज वुमेन के लिए वुमेन इश्यूज को रेज करते हैं, राइट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास जाके अर्जियां डालते हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत। तो वुमेन का सोशल कैपिटल अल्टीमेटली हेल्प करता है वुमेन एम्पावरमेंट को, ये लिखना था। तो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन था, अलग अलग जगह से आपको पॉइंट्स पिक करके इसको लिखना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, e-governance project have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. So ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो ई-गवर्नेंस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका कोर फोकस टेक्नोलॉजी पे होता है, कि हमारा टेक्नोलॉजी, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें सही हो जाएं, जबकि यूजर सेंट्रिक मॉडल्स पे फोकस नहीं, यानी यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, जहां पे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है सिस्टम से, राइट। गवर्नमेंट टू सिटीजन का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको ईज करने की बजाय ज्यादातर फोकस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, बैक एंड इंटीग्रेशन जिसको आप बोलते हो, राइट, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। गवर्नेंस का बेसिक थीम का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें आप बता सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट का जो मुद्दा है उसमें कई बार एक्सक्लूजन हो जाता है। जैसे मान लो किसी का आधार सीडिंग नहीं हुआ तो वो एक्सक्लूड हो गया, किसी का नाम नहीं चढ़ा वो एक्सक्लूड हो गया, उसके लिए मैकेनिज्म्स बनाने के
उतने सोर्सेस नहीं है। अगर आप देखोगे तभी भी डिजिटल डिवाइड इतना स्ट्रांग है, तो हम भले ही एक तरफ ई ऑफिस बना रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया चला रहे हैं, बट लोगों के पास अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस ना हो तो भी दिक्कत है। तो क्वेश्चन कुल मिला के यही बोल रहा है कि फोकस बैक एंड पे ज्यादा है, फ्रंट एंड पे कम है, जहां पे यूजर इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो वो भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स, डू यू एग्री? क्या होता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, जिसमें एनजीओस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, थिंक टैंक्स आते हैं, नॉर्मल पीपल आते हैं, नॉर्मल ग्रुपिंग्स जो कि मार्केट का हिस्सा नहीं है, यानी प्राइवेट एंटिटी नहीं है जो प्रॉफिट अर्निंग करे, और जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, उन सबको सिविल सोसाइटी बोला जा सकता है। जो कि मार्केट का हिस्सा ना हो, यानी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और गवर्नमेंट, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो, बाकी जितने ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप सिविल सोसाइटी बोल सकते हो। कई बार यह कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंटी स्टेट एक्ट करती हैं। इसमें आईबी का रिपोर्ट बताया कैसे 2-3% हार्म हुआ था जीडीपी को, रिलीजियस कन्वर्जन्स करवाए थे, ये रिपोर्ट है, राइट। सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है कि कैसे बाहर से आता पैसा में करप्शन होता है कि नहीं। एफसीआरए वायलेशन, होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, राइट। सो ये इन सारे मुद्दों से क्या लगता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट के नाम पे, सिविल सोसाइटी के नाम पे स्टेट के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं, बट उनको एंटी स्टेट कहना कितना हद तक सही है, ये आपसे आपका जजमेंट पूछा गया। मेरे हिसाब से अगर मानिएगा तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं। हर जगह करप्शन है, अगर हम गवर्नमेंट एंटिटी देखें तो वहां भी करप्शन है, मार्केट प्रैक्टिसेस में भी करप्शन है, तो सिविल सोसाइटी में सब भगवान तो नहीं रहेंगे, कुछ लोग तो करप्ट रहेंगे, राइट। इसका यह मतलब नहीं है कि एनजीओ, एसएचजीस, ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स की जरूरत नहीं इंडिया को, राइट। ऑब्वियसली ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कई बार एंटी स्टेट एक्टिविटीज करते हैं, कई बार फ्रॉडुलेंट कन्वर्जेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रू। तो सरकार का काम उन लोगों को पकड़ना है कि नहीं। हम सारे ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को एंटी स्टेट नहीं बोल सकते, ये सही नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स। सो अगर आप इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप के बारे में जानकारी रखते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछी है काफी स्पेसिफिक पूछी है। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप नहीं, डिजिटल पार्टनरशिप। सो पैन अफ्रीका ई नेटवर्क का एक प्रोग्राम काफी पहले स्टार्ट किया गया था, फिर टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। थोड़ा स्पेसिफिक और मैं कहूंगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। तो अभी तक 2 पेपर में ऐसे 1-2 क्वेश्चंस ही मिले हैं जो कि एकदम आउट ऑफ बॉक्स हैं, और इसके लिए थोड़ा पढ़ने के लिए आप पैन अफ्रीका ई नेटवर्क थोड़ा पहले का प्रोग्राम है, तो मे बी इंस्टेंट नहीं आया हो, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत डिजिटल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, ये सब तो लिख ही सकते हैं, राइट। सो इसमें थोड़ा सा समस्या ये था कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मटेरियल्स में नहीं मिलेगा, और ये काफी साल, 10 साल पीछे, 10 साल में धीरे धीरे 1-2 स्कीम्स चलाए गए, उस सबको इंटीग्रेट करके लिखना था। सो आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं, ज्यादातर लोग इसको नहीं लिख पाएंगे, चिंता की बात नहीं। आपको बस दिमाग लगा के जो डिजिटल स्कीम्स हैं, डिजिटल पार्टनरशिप्स इंडिया क्या क्या कर सकता है, वो सोच के आपको थोड़ा सा इसमें क्या करने की जरूरत है। डिजिटल, पहले तो डिजिटलाइजेशन के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है इंडिया, राइट। एजुकेशन में हेल्प कर सकता है, ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता है, स्किलिंग में हेल्प कर सकता है, टेलीमेडिसिन में इनफैक्ट हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अगर आपको पैन अफ्रीका ई नेटवर्क डायरेक्टली नहीं भी पता है तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट। विद द waning of globalization, post cold war world is becoming a site of sovereign nationalism। ये अभी जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हम देख रहे हैं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस काफी स्ट्रांग हो गए। चाहे आप यूएस में ट्रम्प का राइज, उनका बिहेवियर, उनके पॉलिसीज को देखें, चाहे आप ईयू का बिहेवियर देखें या ब्रेक्सिट देखें, आपको दिखेगा कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट कई सारे वॉइसेस काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, है कि नहीं। और उसमें जो मेजर चीजें हैं, मेजर एंटी ग्लोबलाइजेशन मींस स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म। जो लोग एंटी ग्लोबल हो रहे हैं वहां आपको दिखेगा कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट, है कि नहीं, अपने देश का इंटरेस्ट आगे रखा जा रहा है। यही पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण आज जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है वहां पे सोवरेन नेशनलिज्म पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो आपको किसी मटेरियल से उठा के 10 पॉइंट छापने थे।
आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इवॉल्विंग ग्लोबल सिनेरियोस देख रहे हो, आपको उससे उठा के लिखना था कि कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इमर्ज करना, एशिया के नए सुपर पावर्स का इमर्ज करना, रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड बॉसेस, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे वो यूएस हो, इन लोगों का डिक्लाइन एक सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन ला रहा है, एक सेंस ऑफ लूजिंग आउट ला रहा है, राइट? तो वो नेशनलिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, माइग्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि एक लेवल का फियर आ रहा है, जो इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स हो रहे हैं, चाहे आप यूरोप की बात करो, यूएस की बात करो, राइट? तो उससे नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आ रहा है। तीसरी चीज है जॉब लॉसेस का जो फियर है, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड में, और उससे कुछ जॉब लॉसेस हो भी रहे हैं, तो वो सब के कारण नेशनलिज्म स्ट्रांग आ रहा है और एंटी ग्लोबल फोर्सेस स्ट्रांग हो रहे हैं। ये उस क्वेश्चन में लिखना था। एक जगह ये आपको मिलके नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन दिस इज एनालिटिकल थिंग, जो आप लगातार आईआर फॉलो कर रहे हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन फॉलो कर रहे हो, तो आप आराम से ये सारे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike, right? In the view of the above observations of Supreme Court का ये ऑब्जर्वेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी केवल सिटीजन्स के लिए नहीं है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हाई फंक्शनरीज हैं उनके लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है, सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करने की जरूरत है कि नहीं? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी and its complications to ensure balance between judicial independence and judicial accountability. कुल मिला के मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द न्यू वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडिया। चाहे आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, स्टेट्यूटरी पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, या फिर एक नॉर्मल आदमी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द थ्रेड विच टाइज कंप्लीट इंडिया। मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन ये है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट या जजेस कैन नॉट एक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वो पाठ पढ़ा रहे हैं समाज को, बट उन पे वो नहीं लगेगा, राइट? तो उस केस में आपसे ये पूछा गया है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो एक नेसेसरी फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, राइट? आर्टिकल 50 में भी ये बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी ये बात की गई है, नो डाउट। लेकिन जुडिशियरी को याद रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उन पे भी लगता है, उनको भी अकाउंटेबल होना है। दे ऑल्सो मस्ट एक्ट ट्रांसपेरेंटली, दस दे शुड नॉट इनकरेज प्रैक्टिसेस, जैसे कि अभी करप्शन का केस आया था, एक जज के पास इतने सारे पैसे बरामद हुए। दूसरा, कलेजियम का मुद्दा लगातार चल ही रहा है। तीसरा, कई बार यह भी डाउट लगाया जाता है कि जुडिशियरी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, है कि नहीं? कई सारे रिपोर्ट्स भी ऐसा पॉइंट करते हैं। सो अगर हम इन चीजों को देखें तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस अपनी जगह एक इंपॉर्टेंट स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, नो डाउट, बट जुडिशियरी कैन नॉट स्केप अकाउंटेबिलिटी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उन पे भी अप्लाई होगा, जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन। यही इस क्वेश्चन का एसेंस है, राइट? और इस क्वेश्चन को हमारा क्वेश्चन बैंक डील करता है कि हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंटरसेक्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। नॉट डायरेक्टली, क्योंकि हम बहुत इस बार जुडिशियरी के दो कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यहां पे हमारा क्वेश्चन जस्टिस, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के इंटरसेक्शन को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। सीमिंगली सिमिलर हैं, थोड़े से डिफरेंट भी हैं, बट देन आप अगर ऐसे क्वेश्चंस डील करते हो तो आप वो प्रैक्टिस आपको और अलग अलग चीजों को डील करने के लिए हेल्पफुल होती है, राइट? हमारा प्रहार भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसेप्ट को डील करता है, और ये अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है। आपको अगर आप पॉलिटिकल न्यूज फॉलो करोगे तो 100% आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में जरूर सुनेंगे, राइट? अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the parliament to change the constitution. सबसे पहले तो इसमें एकदम ट्रेडिशनल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत, ये सब पढ़ा होना चाहिए। केसेस, कैसे अमेंडमेंट को लेके डिबेट्स हुए हैं, मल्टीपल केसेस कैसे रहे, गोलकनाथ केस का क्या रोल था, तो केशवानंद भारती का क्या रोल था, मिनर्वा मिल का क्या रोल था, वमन राव का क्या रोल था, आपको पता होना चाहिए,
राइट। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक है और ये आप स्टैटिक बुक्स से अगर आप रिवाइज करते हो तो वहां से आपको फायदा होगा। और उसी संदर्भ में हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन उठाया गया था कि बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्टैटिक कंसर्न्स ऑफ दिस सिलेबस कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिस्कस करना था obviously, or how has the balance between parliamentary sovereignty and judicial review been maintained। कुल मिला के अगेन the evolution of idea of amendment जो 1950 से लेके अभी तक हुआ है उसमें मल्टीपल केसेस, मल्टीपल अमेंडमेंट्स, 24th अमेंडमेंट का क्या रोल है, 25th अमेंडमेंट का क्या रोल है, 42nd अमेंडमेंट का क्या रोल है, 44th अमेंडमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीजें लिखनी है जो कि ट्रेडिशनल किसी भी पॉलिटी के बुक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में आपको 100% मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया पूछा गया है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट। जो इंडिया में चलता है और उसको कंपेयर करने बोला गया है यूएसए के साथ। तो कॉलेजियम सिस्टम अगेन आप अगर पढ़े होंगे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, राइट। और उसके साथ एनजेएसी वाला जो मैटर था वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेके इंडिया में रहा 82, 92, 99 में ये सारे केसेस हुए हैं। तो अगर आप उसको पढ़े हो एसपी गुप्ता और ये सब, तो आप आराम से इसका पहला पार्ट लिख सकते हो। और हमारा मटेरियल भी, प्रहार का पॉलिटी का मटेरियल एकदम क्लियरली ये सारे केसेस को मेंशन करता है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस का। और उसके साथ जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो बोलता है एग्जामिन द कंट्रास्टिंग मेथोडोलॉजी एंड फ्रेमवर्क ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इंडिया और यूएस में। तो उसको आप अभी चूंकि करंट में अभी जो मुद्दा था इंडिया में जब एनजेएसी आया था, जुडिशियल अपॉइंटमेंट का मुद्दा आता है, तो जनरली हम किससे कंपेयर करते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, जनरली यूएस या यूके से हमारे सिस्टम को कंपेयर करते हैं और बताते हैं। तो अगर आप थोड़ा न्यूज़ फॉलो करते भी रहोगे तो विल गेट आइडिया अबाउट दीज जनरल डेवलपमेंट्स जिसको आप लास्ट में मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। प्लस हमारा टेस्ट सीरीज में भी वो क्वेश्चन उसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। हाउ फार हैव द रीसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड दिस फिस्कल फेडरलिज्म। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट पूछा गया है। तो अगर आप फाइनेंशियल रिलेशन की बात करोगे तो अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशन का चैप्टर पढ़े होगे तो उसमें 3 तरह के रिलेशन हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, फाइनेंशियल रिलेशन हो गया, टैक्सिंग पावर, नॉन टैक्सिंग पावर, ग्रांट्स, राइट। फाइनेंशियल कमीशन का रोल, प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर्टिकल 275, 282, ये सारी चीजें आपको लिखनी थी, डिस्क्रिशनरी ग्रांट, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ये सारे पॉइंट्स इसमें बनाने थे। और अब वो कैसे इवॉल्व कर रहा है, नए कंटेक्स्ट में पहले वैट आया था, अभी जीएसटी आया है, जीएसटी में एकदम नया सेंटर और स्टेट मिलके अपना कॉपरेशन बढ़ाए हैं, राइट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छोड़ के साथ में मिलके स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए हैं, है कि नहीं, ताकि टैक्स का जो सिस्टम है उसको इंडिया में सिंप्लीफाई किया जा सके। तो ये कंप्लीटली आपको इवोल्यूशन दिखाना है कि कैसे पहले प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स का क्या, ग्रांटिंग एड का क्या सिस्टम है, आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, राइट। उसके बाद आपका क्या हो गया, बाद में जो चेंजेस हुए हैं, वैट का रिफॉर्म, जीएसटी का रिफॉर्म, इसमें से सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। तो ये आपके चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशन से इंस्पायर्ड है, जो आप पॉलिटी में पढ़ते होगे, लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी पढ़े होगे उसमें मिल जाएगा आपको। और हमारे टेस्ट सीरीज में सृजन प्री प्लस मेंस में भी फेडरलिज्म के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जामिन the success of federalism in India hinges on the relationship between union and the state, right। और इसमें रिलेशनशिप तीनों पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में कि हमने लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल तीनों पूछा है, यूपीएससी ने फाइनेंस की पूछी है, राइट। चलो, व्हाट आर इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, आपको पता ही है जो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, राइट। और इन्वायरमेंट के जब पर्सपेक्टिव में वो काम होता है तो उसको इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। अगेन दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सब बता दिया गया, आपको केस स्टडीज और एग्जांपल्स के साथ साथ बताना है। जैसे इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स कैसे अवेयरनेस बढ़ाते हैं,
सबसे पहले क्या करते हैं, लिटिगेशंस करते हैं, ऑनलाइन कैंपेन चलाते हैं, राइट, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलाते हैं, राइट, मल्टीपल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में आके डिस्कशंस करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ये सारे रिसर्च रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स का अवेयरनेस फैलाने में बिल्कुल रोल है। पॉलिसी के लिए बताया है, पॉलिसी एडवोकेसी, उसके बाद लॉबिंग, ये सारी चीजें इसमें लिखनी थी, एग्जाम्पल्स देना था। यमुना बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल दे सकते थे, ग्रीन पीस का एग्जाम्पल दे सकते थे, बड़े बड़े एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। अगर आप करंट इसमें फॉलो करते हो तो इसको बहुत आराम से किया जा सकता था, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ओनरशिप पैटर्न है ये एक मेजर कॉज है पॉवर्टी का। तो जब हम कॉजेस ऑफ पॉवर्टी देखते हैं तो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में हम बहुत सारा डिस्कशन करते हैं कि डेवलपमेंट ये नहीं है, वो नहीं है, इनकम नहीं है, स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं। एक चीज कई बार भूल जाते हैं कि एजुकेशन, स्किलिंग ये सब अपनी जगह है, लेकिन ओनरशिप ऑफ सोशल रिसोर्सेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पढ़ाई करके आप अपने स्किल से पैसे कमा सकते हैं। जब आपके पास रिसोर्सेस होते हैं तो वो आपको एक तरीके से पैसिव इनकम भी देते हैं, जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो समाज में ओनरशिप पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि लैंडलॉर्ड्स के बाद प्रॉपर्टी था, जो लोग जमीन पे काम कर रहे थे वो एक तरीके से जॉब तो कर ही रहे थे, बट चूंकि रिसोर्सेस कुछ लोगों के पास था, बाकी लोग गरीबी में उलझे हुए थे, राइट। सो क्वेश्चन उस एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है कि जब ओनरशिप में इनइक्वालिटी होता है तो ये पॉवर्टी को बढ़ावा देता है, राइट। तो अगेन इट्स एनालिटिकल क्वेश्चन, आपको फैक्टर्स बताने हैं कि भाई ओनरशिप रहने से क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी पे क्या कर सकते हो। सबसे पहले सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बनता है, दूसरा एक्ट्स एज अ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। जिस मान लो आपके पास जमीन है तो आप एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हो, इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जब प्रॉपर्टी नहीं है तो यू कंप्लीटली रिलाई ऑन स्किल्स, और वो कई बार वल्नरेबल बनाता है लोगों को। मान लो एक फैमिली है जिसमें एक अर्निंग हैंड है, उसका लाइफ हेल्थ खराब है तो आज कोई अर्न नहीं करेगा, कुछ हो गया तो अर्निंग मेंबर का डेथ हो गया तो भाई पूरा फैमिली पॉवर्टी की तरफ चला गया। तो इन एस्पेक्ट्स को इस क्वेश्चन में हाईलाइट करना था, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। In contemporary developmental models, decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution, defeating the objective of development, right? कुल मिला के ये प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हाईलाइट कर रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आजकल का जो डेवलपमेंटल मॉडल है वहां डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन के आसपास नहीं हो रहा है, जहां ग्राउंड है, जहां पे प्रॉब्लम्स इमर्ज पर हो रहे हैं, फील्ड है, वहां से बहुत दूर मल्टीपल लेयर्स ऊपर बैठ के डिसीजंस हो रहा है। यानी ये बोल रहा है कि आज का हमारा डेवलपमेंटल मॉडल बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है या डिसेंट्रलाइज है। चूंकि क्रिटिकली एनालाइज बोल रहा है, इवैल्यूएट बोल रहा है, तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं कि कंटेम्पररी डिसीजन, जो कंटेम्पररी डेवलपमेंटल मॉडल है इसमें डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी फील्ड पे ही है, क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत फार अवे नहीं। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन टाइप का मैटर को आपको डिस्कस करना है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इसको आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में ऑब्वियसली चिल्ड्रन को नए चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो वायलेंस के तरफ लगाव हो, न्यू कल्चर हो, वैल्यूज पे अटैक हो, है कि नहीं, या फिर जो अनएप्रोप्रिएट कंटेंट चिल्ड्रन के लिए उसका एक्सेस हो। दस डिजिटल एरा बच्चों के लिए नए प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, राइट। सो इसमें क्या बोला गया है, एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट फ्रेमवर्क्स द कमीशन कैन इनिशिएट टू टैकल दिस इशू। यानी ये कंटेम्पररी इमर्जिंग सिचुएशन को हाईलाइट करने बोला है क्वेश्चन में, और दूसरा बोला है कि जो कमीशन है वो इसके लिए कितनी वेल इक्विप्ड है, और अगर नहीं है तो इसमें कौन से पॉलिसीज लेने की जरूरत है। और अगर हम देखें तो जो इश्यूज हैं ये कंप्लीटली डेल्ट है हमारी किताब में, यूपीएससी वाला बुक्स में ये कंप्लीटली डेल्ट है। अगर आप इसको पढ़ाई किए हैं
आराम से नोट्स बनाए होंगे, आराम से इसको लिख सकते हैं। अगर आप यहां से नहीं भी पढ़े हैं तो आप चाइल्ड इश्यूज को जहां से भी पढ़े हैं, जैसे हमारा प्रहार है वहां पे भी इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल सेक्शन टॉपिक है, वहां से उठा सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस क्वेश्चन हैज डजंट हैव मच एनालिटिकल कंपोनेंट्स जो आपको परेशान करे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसको आप बड़े आराम से लिख सकते थे। इसके बाद जो 2 आईआर के क्वेश्चन है उसको देखें। एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट्स दी डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अभी इंडिया रसिया आप देख रहे होगे कैसे ऑयल एंड गैस का मैटर इतना ग्लोबल मैटर बन गया है, राइट, एंड इज लिंक्ड विथ इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। हाउ वुड यू इंटीग्रेट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी विथ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्टरी इन द कमिंग ईयर्स? क्लियरली क्या बता रहा है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है कि नहीं, वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी के टर्म्स में, राइट, और जल्दी दूसरा होने वाला है 2038-2040 तक, ऐसा कुछ एनालिसिस अभी आया है। तीसरा भी राइजिंग मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास, यंग क्लास, इंडिया का एनर्जी नीड हर साल रिकॉर्ड लेवल से बढ़ रहा है, एंड दस The policymakers are aware of the needs of energy जो इंडिया को आने वाला है in the coming times. Thus इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी would become a major challenge, और अभी भी एक चैलेंज है। तो इंडिया हैज टू प्लान कि कहां से अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, पर्टिकुलरली इन अ कंटेक्स्ट जहां पे हम अपने ऑयल और गैस को मैक्सिमम टाइम इंपोर्ट करते हैं। 80% to 90% हमारे ऑयल एंड गैस रिसोर्सेस बाहर से आते हैं, और इस केस में इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ये बात में इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कोई चैलेंज ना कर सके। और ये अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप पे जो क्लाउड्स यूएस जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो यू कुड इजिली गेट द एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में ऑब्वियसली आने वाले टाइम में एनर्जी सिक्योरिटी एक मेजर फैक्टर होगा। इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है, अपर इनकम ग्रुप्स में घुसना है, राइट। $1 ट्रिलियन, अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, उसके बाद और ज्यादा इंडिया का अगले 25 साल में डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। 10 एनर्जी इंटेंसिटी, यूज ऑफ एनर्जी, पर कैपिटा यूज ऑफ एनर्जी, सब कुछ बढ़ेगा। और पर्टिकुलरली आज का जो मैटर है ग्रीन एनर्जी, इस कंटेक्स्ट में भी काफी यूजफुल होने वाला है एनर्जी सिक्योरिटी आने वाले टाइम में। सो ऑब्वियसली इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हैज टू कीप दैट इन माइंड। और इसी क्वेश्चन को हमारे सृजन के टेस्ट सीरीज में एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन रिसेंट टाइम्स, कैसे इंडिया अभी अपना स्ट्रेटजी बना रहा है एनर्जी सिक्योरिटी का, डिस्कस इट्स इंप्लीकेशन फॉर रीजनल डिप्लोमेसी, तो उसको आईआर से जोड़ के पूछा गया है। हमारे मेंस टेस्ट सीरीज में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, सृजन टेस्ट सीरीज में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। और जो लास्ट क्वेश्चन है, the reform process in UN remains unaccomplished because of the delicate imbalance of East and West and the entanglement of US versus Russia-China alliance. Examine and critically evaluate the East-West policy confrontation in this regard. This is also something जो अगर आप अगेन ग्लोबल पॉलिटिक्स और IR के होते हुए डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो बहुत इजीली देख सकते हो कि कैसे वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर हो रहा है। वेस्टर्न हेजेमनी और डोमिनेंस जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे बने हुए थे इंक्लूडिंग यूएन, उसको आज क्वेश्चन किया जा रहा है। चाहे आप कोविड में देखो, कोविड में कैसे अमेरिका बोल रहा था कि WHO वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना। अगर आप यूनेस्को देखो, यूनेस्को से अमेरिका हट जाता है बोल के कि रसिया का उसमें इन्फ्लुएंस है, चाइना का उसमें इन्फ्लुएंस। कई सारे इंस्टीट्यूशन से यूएस एग्जिट ले रहा है, राइट। और यहां पे क्लियर कन्फ्रंटेशन दिख रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज का। ईस्टर्न कंट्रीज वहां पे रीबैलेंस चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, राइट, रिफॉर्म्स चाहते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज वहां पे कंटिन्यूड डोमिनेंस चाहते हैं। न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर का रिफ्लेक्शन नहीं होना देना चाहते यूएन और उससे एलाइड इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो क्वेश्चन उसी एस्पेक्ट को क्वेश्चन करता है कि यहां पे क्लियरली हमको क्या दिख रहा है कि यहां पे पॉलिसी कन्फ्रंटेशन हो रहा है ईस्ट वर्सेस वेस्ट का। इसमें इंडिया का भी रोल है, अपने इश्यूज हैं, है कि नहीं। जैसे इंडिया को सब्सिडी चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए कि भाई यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो, वीटो पावर हो, है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें इंडिया के भी अपने कंसर्न्स हैं, बट क्लियरली ईस्ट और वेस्ट का यहां पे पॉलिसी कन्फ्रंटेशन दिखता है। और इसको अगर आप आईआर फॉलो करते हो तो 100% डेफिनेटली हर 5वें दिन इस पे एक आर्टिकल आता है, हर 5वें दिन,
राइट। तो इस पे हमारा मेंस टेस्ट सीरीज ने भी क्वेश्चन बनाया था कि इंडिया अलोंग विद सेवरल अदर कंट्रीज हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स ऑफ यूएनएससी, एनालाइज इंडियाज आर्ग्यूमेंट्स for reform and assess the prospects for India's inclusion as a permanent member, considering the challenge India faces in securing a permanent seat. मतलब इंडिया जो यूएनएससी रिफॉर्म्स चाह रहा है उसको लेके क्या प्रॉब्लम्स है, कौन लोग इसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, और इंडिया का क्या इसमें इंटरेस्ट है, इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। राइट, चलिए तो अगेन अगर हम GS2 को देखें तो GS2 में क्वेश्चंस को जानबूझ के थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश, जहां पे आप क्वेश्चन समझने में गलतियां करें, बट क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो 3 या 4 गवर्नेंस और सोशल इश्यूज के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हैं, बाकी 15-16 क्वेश्चन पॉलिटी पर्टिकुलरली और IR ये एकदम नॉन ट्रेडिशनल एंगल से क्वेश्चन आया है। हमारे स्टडी मटेरियल्स में भी इस पे चर्चा की गई है। आपके जो स्टैटिक बुक्स हैं ट्रेडिशनल लक्ष्मीकांत और ये सब, उसका यूज केस भी क्लियरली दिख रहा है कि भाई उसको पढ़ाई करोगे तो आपको यहां फायदा होगा। तो आपको साल भर इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ओरिएंट करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। राइट, और उसी प्रैक्टिस में भी हमारे तरफ से एक ऑप्शनल टेस्ट सीरीज कई सारे लॉन्च किए गए हैं, उनमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, PSIR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पबैड। राइट, जिसमें से कि पबैड केवल इंग्लिश में और एंथ्रोपोलॉजी केवल इंग्लिश में लॉन्च हुआ है। सोशियो, PSIR, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंग्लिश वर्सेस हिंदी दोनों में लॉन्च हुआ है। राइट, इसमें अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 8 मिनी टेस्ट, 2 सेक्शनल टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ मॉडल आंसर्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, राइट, और 7 दिन में आपको इवैल्यूएशन करके चीजें दे दी जाएंगी। ये ऑफलाइन और हाइब्रिड दोनों मोड में लॉन्च किया गया है। ऑफलाइन में इसकी कीमत 13,999 रुपए है, हाइब्रिड में 9,999 रुपए। राइट, तो इसके साथ ही हमारा GS2 का डिस्कशन खत्म होता है। एक बार हमें हिट रेशियो और कौन से क्वेश्चंस ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस एनालिटिकल आ रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा। GS3 का हमारा डिस्कशन रह रहा था कि GS3 में जो इस बार मेंस में क्वेश्चन आए 2025 में, उसमें क्या क्या चीजें रेलेवेंट मटेरियल से आई हैं, कौन इजीली की जा सकती थी, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे आपको एनालिटिकल लेवल अपना स्विच ऑन करना था, जहां पे मे बी डायरेक्ट मटेरियल से क्वेश्चन नहीं करना था। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो GS3 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टिंग्विश between Human Development Index and Inequality Adjusted Human Development Index with reference to India. Why is IHDI considered a better indicator of inclusive growth? Right? तो जो क्वेश्चन है, अगर आप जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपके करंट अफेयर्स मटेरियल में, प्रहार में हो गया, मंथली मैगजीन्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे साल भर में जरूर चर्चा होती है, और जब हम उसको कंबाइन करके मेंस के मटेरियल में भी रखते हैं तो दिस इज समथिंग जो आपका एकदम नॉलेज बेस्ड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जो अगर आप पढ़ाई करके रखे हो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर समस्या होगी। राइट, तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ, राइट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनको लेकर आना था, और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर आप इसको एनालाइज करके पढ़ाई करके रखें तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते थे। और इसी पैटर्न पे जो हमारा सृजन का टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था। राइट, और उसको SDG से लिंक किया गया था कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। राइट, तो उसके बीच के जो भी इंडिकेटर्स हैं उसको कंपेयर करना था। तो इट वाज ऑलमोस्ट अ क्वेश्चन जो अगर आप कर रखे हो तो इसको आप आराम से कर सकते थे। राइट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, What are the challenges before Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met? Now this question is asking for जो अभी current geopolitical developments हो रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो क्या कि वेस्टर्न कंट्रीज या पर्टिकुलरली US उसमें से एक कंट्री है जो कि काफी जो ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबलाइजेशन है उसके अगेंस्ट हो गया है कि नहीं, और उसके पीछे एक परसेप्शन है रिलेटिव डिप्राइवेशन का। US में और डेवलप कंट्रीज में एक सेंस आने लग गया है कि ग्लोबलाइजेशन उनको जितना बेनिफिट नहीं करता है उससे ज्यादा हार्म कर रहा है, ऐसा उनमें एक सेंस आ गया। राइट, और उसके कारण हम जो ग्लोबल पॉलिटिक्स देख रहे हैं उसमें वी आर सीइंग कि फ्री ट्रेड और मल्टीलैटरलिज्म जो है वो उलझ सा गया है, उस सिस्टम पे वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रस्ट नहीं रहा है,
जो आपके इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसके भी कंसर्न्स हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया का WTO में लेके प्रॉब्लम्स चलता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और ये सारी चीजें आप पढ़े होगे जरूर अगर मेंस में आप तैयार कर रहे होगे तो, राइट। तो यहां पे चीजें फंसने लग गई हैं और इससे बचने के लिए कंट्रीज मूव कर रहे हैं। एक तो प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं कि भाई हम बाहर की गुड्स इतना इजीली नहीं आने देंगे। आप देख रहे हो बात चल रहा है सेल्फ रिलायंस का, इंडिया भी कर रही है, अमेरिका भी कर रही है, हर कंट्री इंटरनल ग्रोथ पे भी फोकस कर रही है। दो इंडिया का ग्लोबलाइजेशन को लेके अभी भी स्टैंड पॉजिटिव है, बट इंडिया भी डोमेस्टिक कंजम्पशन को स्पर करने के पीछे लगी हुई है, राइट। तो प्रोटेक्शनिज्म की बात करो आप या बायलैटरलिज्म की बात करो कि बायलैटरल डील्स कर लो, क्योंकि ग्लोबली सबको सेम पेज पे लाना या मल्टीलेटरल एजेंसीज में कंसेंसस डेवलप करना डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि कंट्रीज के इंटरेस्ट कंफ्लिक्टिंग हैं। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स है उस पे अगर आप नजर रखते हो साल भर कि क्या चीजें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, किस देश का क्या इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट आ रही है, राइट, तब आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूटी में आने वाला करंट अफेयर्स है, ऐसी बात नहीं है कि एक दिन पेपर में आया गायब हो जाएगा। अगर आप साल भर पेपर पढ़े हो तो ये मुद्दा हर महीने 5 बार आर्टिकल्स में आता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सृजन के भी सिमुलेटर टेस्ट में बनाया गया था कि हाउ कैन इंडिया सेफगार्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय डिक्लाइनिंग ग्लोबलाइजेशन एंड राइजिंग इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। वेरी सिमिलर क्वेश्चन। मुद्दा वही है कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट एंटी ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस जो भी इमर्ज कर रहे हैं उस केस में इंडिया को चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि इंडिया भी अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे फोकस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है, राइट। और ग्रोथ में एक मेजर फैक्टर है इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट्स अभी हो रहे हैं, राइट। तो इंडिया कैसे इसको हैंडल करेगा, सिमिलर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया था। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि फार्मर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं जब वो हाई वैल्यू क्रॉप्स का सिलेक्शन करते हैं, कि हाई वैल्यू क्रॉप्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो अब अगर हम देखें कौन से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ फार्मर्स जाने, तो ऑब्वियसली इसमें ग्लोबल डिमांड, आप जहां पे हो वहां पे किसको उगाने के लिए जो आपका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट क्या है, राइट। तो उनके पास अपना उसका ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, ये सारी चीजें। तो ये एग्रीकल्चर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि फार्मर का जो चॉइस ऑफ क्रॉप्स होता है दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। वहां का वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल टाइप क्या है, हिस्ट्री कैसी रही है, ट्रेडिशनल लर्निंग क्या है, पॉलिसी सपोर्ट क्या है, ग्लोबल डिमांड क्या है, प्राइस सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट में, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए उस क्वेश्चन को लिखना था। मल्टीपल फैक्टर्स बना के आप उसमें एग्जांपल्स दे सकते थे, राइट। चलिए अगला, इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया। क्या क्या स्कोप है और सिग्निफिकेंस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो अगर आप जानोगे सप्लाई चेन जो एग्रीकल्चर का है, इट्स अ बिग सप्लाई चेन। अब जो कि फार्म से लेके फोक तक अगर बात करें कि जब जहां पे आपके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज प्रोड्यूस किए जाते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर के पॉइंट तक कई सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। आप एग्रीकल्चर करते हो, उसको कट करते हो, कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, राइट। उसके बाद उसको मार्केट तक ले जाने के बीच में कई बार एजेंसीज आती हैं, एपीएमसी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें, राइट। फाइनली वो मार्केटिंग होता है, सेल होता है, और सेल होने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसमें भी अपने चैलेंजेस हैं। फिर कंज्यूमर के पास पहुंचने के बाद वो अल्टीमेटली कंजम्पशन पॉइंट पे बनता है, और इसके कारण एक मल्टी स्टेप, मल्टी व्हाट टू से स्टेक होल्डर टाइप का एक चेन बनता है जिसमें बहुत सारे लोग इस सप्लाई चेन में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। और इसके कारण इस सप्लाई चेन को बेटर एफिशिएंटली मैनेज करना, वेस्टेज को गिराना, और ये सप्लाई चेन में स्मूथ फंक्शनिंग ऑपरेशंस जो सप्लाई चेन में हो, ये स्मूथ हो, इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होता है, राइट। तो इसके कारण इसमें काफी स्कोप है, क्योंकि इंडिया में अभी भी आप जानते हो 35-40% तो डायरेक्ट वेस्टेज हो जाता है एग्रीकल्चर गुड्स का। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्टली है, इनएफिशिएंट है, रूरल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस पर काम कर रहा है, बट अभी भी वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। पेरिशेबल गुड्स का अपना एक चैलेंज है, राइट। तो इनको लेके काफी स्कोप है कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में
काम कर सकते हो। और सिग्निफिकेंट तो है ही, क्योंकि अभी आपको जो जो फैक्टर्स बताए, इन चीजों को कंट्रोल करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, रेम्यूनरेटिव बन सकता है एग्रीकल्चर, जो अल्टीमेटली जो फार्मर है, जो प्रोड्यूसर है, उसके पास ज्यादा पैसा पहुंच सकता है, राइट। तो ये भी एग्रीकल्चर के समझ से आपको करने वाला क्वेश्चन था, और इस पे जो हमारा प्रहार है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे प्रॉपर डिटेल्ड एक स्टडी प्रेजेंट किया था, राइट। और अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हो, कोई भी स्टैंडर्ड अच्छा मैगजीन पढ़ रहे हो या अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज उसमें मिल जाएगी जनरली। तो प्रहार में भी ये कवर किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Fusion energy program in India has steadily evolved over the past few decades. Mention India's contribution to International Fusion Energy Project (ITER). What will be the implication of success of this project for future of global energy? जैसा कि आप जानते हैं कि फिजन वाले रिएक्टर्स के बाद अभी द वर्ल्ड इज एक्सपेरिमेंटिंग, टोकामाक और ये सब सुने होंगे, जो कि अभी ITER सुने होंगे, जिसपे सवाल पूछा गया है, जो फ्यूजन के एनर्जी को हार्नेस करना चाहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के एनर्जी को एनर्जी जनरेशन के लिए हार्नेस करना चाहता है। और ऑब्वियसली विद द राइजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड, नए कंट्रीज अब डेवलप हो रहे हैं, तो एनर्जी का एक नीड तो है। और फॉसिल फ्यूल्स वाले वर्ल्ड में जहां ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन फैल रहा है, राइट, उस वर्ल्ड में और भी रेलेवेंट हो जाता है कि अगर क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी हमको मिल जाए। हम रिन्यूएबल्स पे तो फोकस कर रहे हैं, राइट, बट जो पोटेंशियल न्यूक्लियर एनर्जी के पास है, बहुत ही कम में बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है न्यूक्लियर एनर्जी की, वो इसको बहुत रेलेवेंट बनाती है। और उसके कंटेक्स्ट में ITER में इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कंट्रोल किया जा सके फ्यूजन रिएक्शन को, राइट। तो इंडिया ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो, सप्लाई ऑफ गुड्स हो, जो कि उस सप्लाई ऑफ पार्ट्स हो, जो कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ITER के इवोल्यूशन को पढ़ रहे हो, क्योंकि ये रेगुलरली करंट अफेयर्स में अगेन मेंशन रहता है, तो अगर आप इसको पढ़ाई किए होगे तो आप इसको डील कर सकते थे। मोटा मोटी हम क्या देख रहे हैं अभी तक, कि अभी तक जो GS3 के पांचों क्वेश्चंस हम देखे हैं, इट हैज बीन ऑन ट्रेडिशनल लाइंस। अगेन बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं है, बहुत ही रेगुलरली चलने वाली चीजों पे सवाल पूछा गया है। हाउ कैन इंडिया अचीव energy independence through clean technology by 2047? How can biotechnology play a crucial role in this endeavor? तो ये बायोटेक्नोलॉजी और एनर्जी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक साइंस में एकदम सिलेबस का पहला टर्म है, और बायोटेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो बायोटेक्नोलॉजी के मल्टीपल रोल्स आपको, मल्टीपल कहां कहां पे यूटिलिटी है, कहां कहां पे फंक्शन है, आपको पढ़ने मिलता होगा कि मेडिकल में क्या रोल है, इंजीनियरिंग क्या रोल है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है। तो एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप कोई भी ट्रेडिशनल सोर्स अगर साइंस का पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। Now, what is carbon capture, utilization and storage? What is the potential of CCUS in tackling climate change? आप जानते ही हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कार्बन रिलीज होता था, उसको एक तरीके से रोकने के लिए CCUS टेक्नोलॉजीज बढ़ाया गया है कि भाई कार्बन जो एमिट होगा, जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगा, उसको रोका जाए, स्टोर किया जाए, उसको एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाए, जो कि अल्टीमेटली आपके ग्लोबल वार्मिंग पे जो उनका रोल है उसको मिनिमाइज किया जा सके, कार्बन का सप्लाई रोकने के लिए। और इसके लिए टेक्नोलॉजीज आए हैं, आप जैसे रॉक केवर्न्स में इसको स्टोर करते हो, राइट। एफॉरेस्ट्रेशन एक CCUS का टेक्निक है, राइट, क्योंकि वो कार्बन सिंक की तरह काम करता है। सो सीधा क्या बोल रहा है कि CCUS होता क्या, वो टेक्नोलॉजीज जो कि कार्बन को बाहर जाने से रोकते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं किसी और बाय प्रोसेस में, जहां पे एज अ इनपुट कार्बन की जरूरत पड़ती है, और इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि ये एनवायरमेंट में जाके ना मिले और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट ना करे। और इसका पोटेंशियल क्या है, ऑब्वियसली मेजर पोटेंशियल है, क्योंकि जो कार्बन एमिटेड कंपाउंड्स हैं वही मेजर प्लेयर हैं आपके किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। और सिमिलर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी था, क्रिटिकली एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नीति आयोग रिसेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Sea water intrusion in coastal aquifers is a major concern in India. Okay, what are the causes of sea water intrusion और remedial measures क्या है इस हैजार्ड को रोकने के लिए? अगेन सी वाटर जो कोस्टल एक्विफर्स हैं, एक्विफर्स जो पानी स्टोर जिसमें पानी बहता है, वो लेयर है ग्राउंड के अंदर, वहां पे सी वाटर जब इंट्रूड करता है तो आपका फ्रेश वाटर रिसोर्स
पोल्यूट होता है एक तरह से या नॉन यूजेबल हो जाता है, राइट। और कोस्टल इक्विफर्स में सी वाटर इंट्रूजन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं, राइट। तो इसके कॉजेस बताने थे और इसके रेमेडियल मेजर्स बताने थे, राइट। तो ये अगर आप अगेन थोड़ा डीएम डिजास्टर्स न्यू प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट और डिजास्टर के बीच का इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है एंड स्टैटिक क्वेश्चन है। अगेन आपको ये करंट अफेयर्स से ज्यादा आपको क्या अपने बुक से जहां आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कॉर्च। हाँ भाई, टेररिज्म एक प्रॉब्लम है। हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, इंडिया में कैसे मैनिफेस्ट हुआ, इलैबोरेट विद कंटेम्पररी एग्जांपल्स, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टेररिज्म क्यों एक ग्लोबल स्कॉर्च है, इंडिया में इसका कैसे इसका रूप देखने को मिलता है, आराम से आप लिख सकते हो हर तरीके से, राइट। और इलैबोरेट दी कंटेम्पररी एग्जांपल्स, तो कैसे वो सडन अटैक होता है, अटैक ऑन पब्लिक होता है, सारी चीजें आप इसमें आराम से बता सकते हो। सरकार ने भी इसमें कई सारे मेजर लिए हैं, चाहे वो बॉर्डर मैनेजमेंट हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, टेरर फंडिंग हो, अटैक ऑन जो आपका टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, एजेंसीज नए बनाना, राइट, काउंटर टेररिज्म एजेंसीज बनाना, ये सारी चीजें आप इसमें आराम से लिख सकते हो। नॉट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, आप आराम से इसको कर सकते हो। और सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे सृजन के टेस्ट में भी पूछा गया था कि रिसेंट टेररिस्ट अटैक ऑन टूरिस्ट जो पहलगाम में हुआ था, उस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचर ऑफ टेरर ऑपरेशंस बताओ और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं काउंटर टेररिज्म के लिए, इंडिया प्रिपेयर है उसके लिए। सो इट्स अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। साथ में हमारे प्रहार में भी ऑब्वियसली टेररिज्म आराम से, अगेन आई एम सेइंग कि सिलेबस का एक मेजर पार्ट है, तो मेजर पार्ट है, आप पढ़ते ही हो इसको इंटरनल सिक्योरिटी में, वही पूछा गया है। नथिंग स्पेक्टेकुलर अबाउट इट, आप आराम से इसको कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से अभी बोल रही है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ऑलमोस्ट हम खत्म कर देंगे, ये अब कंट्रोल में आ चुका है। तो आपसे क्या पूछा जाता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, पीपल इससे कैसे अफेक्ट होते हैं, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट दिस। अगेन आई एम सेइंग एकदम सिलेबस सेंटर्ड, कोई भी पढ़ेगा लेफ्ट विंग नक्सलिज्म या एक्सट्रीमिज्म का टॉपिक रहता ही है आपके इंटरनल सिक्योरिटी में। फैक्टर्स दिए हुए हैं, हिस्ट्री दी हुई है, क्या कॉजेज हैं, पॉवर्टी का क्या रोल है, पॉलिसी का क्या रोल है, राइट, लैंड एक्विजिशन का क्या रोल है, डेवलपमेंटल मॉडल का क्या रोल है, आइडियोलॉजी का क्या रोल है, फंडिंग का क्या रोल है, आप सारी चीजें ये स्टैटिक से आराम से आंसर कर सकते हो। नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। और इसीलिए इस पे हमारे में मल्टीपल आपको क्वेश्चंस इस बार के टेस्ट सीरीज में मिले थे, चाहे सृजन की आप बात करो, वहां भी इंडियन गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड अप्रोच टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन था। या फिर आप क्वेश्चन बैंक की बात करो, चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट इन डीलिंग विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्या मेजर्स लिए गए इस रिकॉर्ड में, दोनों चीजें पूछी जा चुकी थी। और इवन जो लिखो लाइव हमारा प्रोग्राम था जिसमें हम लाइव आंसर राइटिंग कराते हैं, राइट, उसमें भी इंटरनल सिक्योरिटी का ये क्वेश्चन मैं खुद ही करवाया था, राइट। चलिए एक्सप्लेन हाउ द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, राइट, कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसिंग फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इन व्हाट वे वुड इट इनकरेज द स्टेट्स टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसीज। तो अभी अगर आप देखे होंगे फाइनेंस कमीशन का जब डिस्कशन हो रहा था, उस टाइम में यह बात चल रही थी कि स्टेट्स के डेट बढ़ रहे हैं और सेंटर को स्टेट्स के डेट कंट्रोल करने, क्योंकि फिस्कल मैनेजमेंट के लिए वो एक प्रॉब्लम था, राइट, और डेट को कंट्रोल करके अपने लिमिट्स में लाने की जरूरत थी। और जो अभी एनके सिंह कमेटी बनी थी वो भी डेट सस्टेनेबिलिटी पे बातें करती है, राइट, कि 40 20 60 तक होना चाहिए, राइट। और इस कंटेक्स्ट में यह सवाल पूछा गया है कि भाई फिस्कल हेल्थ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमी के वर्किंग का, है कि नहीं। अगर ज्यादा डेट आप लेते हो तो डेट सस्टेनेबिलिटी पे वो क्वेश्चन मार्क करता है, आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिंडर करेगा आने वाले टाइम में, राइट। तो इसमें क्या बोला गया है कि इन व्हाट वे वुड इट इनकरेज, अगर आप जो इंडेक्स का इस्तेमाल करके उसमें ट्रैकिंग करते हो, राइट, सो ये स्टेट्स को पुश करेगा कि भाई आप प्रूडेंट और सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसीज बनाओ। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन is based on all the recent trends जो कि चल रहा है सेंटर स्टेट फिस्कल फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स में।
दिस इज नॉट समथिंग जो एक दिन न्यूज़पेपर में आया और निकल गया। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा या करंट अफेयर्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन यू विल नो द ट्रेंड एंड देन आप इसको आंसर कर सकते हो। ये वन डे वाला क्वेश्चन नहीं है कि एक आर्टिकल आया और वहां से आप आंसर करोगे। आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए, इनके सिंह से लेके क्या डेवलपमेंट्स हुए, जो फाइनेंस कमीशन बना उसमें क्या बातें हुई, स्टेट्स के बीच में क्या चर्चा थी, सेंटर के बीच में क्या चर्चा थी, डेट को लेके कौन स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये रेगुलर न्यूज है, कंटिन्यूटी में अगर आप पढ़ेंगे तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन अभी तक फिर से हमने जो देखा उसमें क्या है कि ज्यादातर अभी तक 11 क्वेश्चन में 7 या 8 क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस के पॉइंट से, एकदम आपके बुक से, ट्रेडिशनल सोर्सेस से, प्रहार से, टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक मैक्रो लेवल पे एनालिसिस मांगता है कि भाई अगर आपको ट्रेंड पता है, आप रेगुलरली करंट फॉलो कर रहे हैं, तब आप उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। उसी कंटेक्स्ट में हम ये भी देखते हैं कि पीएलआई स्कीम पे सवाल आया कि भाई रैशनल पीएलआई स्कीम का क्या था, इसके अचीवमेंट्स क्या हैं और इसका आउटकम और फंक्शनिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको लाया था बूस्ट करने के लिए कुछ सेक्टर्स को, टेक्सटाइल की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, राइट, ऐसे कुछ सेक्टर्स को पकड़ा गया था कि भाई यहां से हम अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और इसमें जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशंस पुश कर सकें इसमें आगे। और ये हमारे भी लिखो लाइव जो क्वेश्चन था उसमें भी था कि इंपैक्ट ऑफ पीएलआई स्कीम ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाउ कैन इट्स स्कोप बी एक्सपेंडेड टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, ये क्वेश्चन था। और ये भी मैं खुद ही कराया हूं आपको, खुद ही लिखो लाइव में हम लोग ये डिस्कशन किए थे। क्वेश्चन बैंक में भी हमारा एक्सप्लेन द अलाइनमेंट ऑफ पीएलआई स्कीम्स विद आत्मनिर्भर भारत, एक्सप्लोरिंग एसोसिएटेड चैलेंजेस। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो एकदम अभी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक मेजर फैक्टर, मेजर स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ठीक है भाई, आपको थोड़ा बहुत खुद भी पता है और अगर आप ग्राउंड वाटर इशू, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में कहीं भी पढ़े हो तो इसको बड़े आराम से आप टैकल कर सकते हो। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जो आप ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सब में पढ़े होगे, राइट। तो इसको करना बहुत, कहीं से भी कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। और जो हमारा सृजन का डेली टेस्ट था वो भी पूछता है कि सीएसआईआर की जो स्टडी है वो हाईलाइट किया है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली। इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, राइट, और इंडिया के वाटर और फूड सिक्योरिटी उसका क्या इंप्लीकेशन है। तो आपको पता ही है कि भाई एग्रीकल्चर में काफी यूज होता है, पर्टिकुलरली एमएसपी पॉलिसी के कारण राइस वाइस ये सारी चीजें, शुगर केन, इसमें काफी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी होता है, पॉपुलेशन लोड है ही, राइट। सो राइजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, सारे फैक्टर्स बताने भी लाइक चीज नहीं है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सब में ये डिस्कस किया जाता है। तो आप अगर इसको पढ़ाई किए हो तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। सृजन में टेस्ट में भी इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस पे क्वेश्चन बनाया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कोप क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का इंडिया में? एकदम सिलेबस सेंटर्ड क्वेश्चन है कि नहीं। स्कोप क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का? मेजर्स, इलैबोरेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आप अगर सिलेबस सेंटर्ड हो के स्टैटिक पढ़ाई करके गए हो बड़े आराम से कर सकते हो। मटेरियल्स में भी मिल जाएगा आपको, प्रहार में भी मिल जाएगा, राइट, मंथली मैगजीन में भी मिल जाएगा और टेस्ट में भी इस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक पोटेंशियल है टू एक्ट अगेंस्ट बफर, टू एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट एग्रेरियन डिस्ट्रेस, राइट, एनालाइज द इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप लिमिटिंग इट्स इंपैक्ट। तो प्रॉब्लम्स को बताना है और उसका क्या पोटेंशियल है उसको बताना है। सिमिलरली जो हमारा सृजन का डेली टेस्ट था, सिमुलेटर टेस्ट था, दोनों में इस पे क्वेश्चन आ चुके थे, राइट, और ये करना भी चाहिए था। जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी क्वेश्चन है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनटैप्ड पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का डिस्कस करूं। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जिसको आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको अभी बताया कि प्रहार में भी इसके बारे में लिखा होगा, मंथली मैगजीन्स में भी इसके बारे में आता है, आप स्टैंडर्ड जो हमारा बुक पढ़ोगे यूपीएससी वाला उसमें भी आएगा और
सी इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट, दिस इज सिलेबस सेंटर्ड क्वेश्चन। तो आप यहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज समथिंग जो आपको करना है, क्योंकि ये एकदम कोर सिलेबस सेंटर्ड है। कोई भी मैगजीन, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूशन मैगजीन या बुक्स आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये टॉपिक पक्का मिलना चाहिए, राइट। चलिए, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है? हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू अपलिफ्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स? तो अभी हम क्या देखें, साइंस जब आप पढ़ोगे तो साइंस के सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, ऐसे 6-7 टॉपिक्स हैं जो एकदम मेजर टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के। 10 नंबर में पूछा बायोटेक्नोलॉजी, 15 नंबर में पूछा नैनो टेक्नोलॉजी, और आपको उसका लिंकेज, बायोटेक्नोलॉजी को भी आपको पढ़ना होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल क्या रोल है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है, इंडस्ट्रीज में क्या रोल है, मैन्युफैक्चरिंग क्या रोल है, सारा आप पढ़ लोगे। उसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी पे भी पूछा गया है। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर नैनो टेक्नोलॉजी आप देखोगे, नैनो यूरिया यूज हो रहा है, इरिगेशन में यूज हो रहा है, राइट। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रिसीजन फार्मिंग में हो रहा है। तो आपको आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगेन the learning from this video is be very much syllabus centered मेंस में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर सिलेबस सेंटर्ड रहोगे तो टैकल कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अगेन अ fairly easy question, और सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन was asked in our सृजन टेस्ट, और हमारे क्वेश्चन बैंक में भी सेम क्वेश्चन है। नैनो टेक्नोलॉजी has emerged as a frontier science with immense potential to revolutionize sectors like एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। तो यहां एग्रीकल्चर यूपीएससी पूछी है, हमने एग्रीकल्चर और डिफेंस पूछा था, राइट। सो इट इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रहार भी इसको कवर करता है, प्रहार भी नैनो फर्टिलाइजर, तो नैनो पेस्टिसाइड, नैनो सेंसर, सारा पॉइंट्स के साथ इसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एम्स टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of Indian semiconductor mission. Right? Again, this is not a question जिसमें कोई challenge हो। इंडिया को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और इस सब में इसका यूज भी है। What are the challenges? Challenges क्या क्या फेस कर रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पॉलिसी हो, राइट, लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस हो, मैन्युफैक्चरिंग में जनरल दिक्कत हो, राइट। ये सारे फैक्टर्स आपको लेके आने इंडस्ट्री में, उसका टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो या इनिशियल कैपिटल का प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी थी। दिस इज अगेन वेरी मच सिलेबस सेंटर्ड, और प्रहार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को एकदम डिटेल में डिस्कस करता है, जहां से आप इसको पढ़ाई करके आराम से इस क्वेश्चन को भी हैंडल किया जा सकता था। जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो भी उसको प्रेडिक्ट करके एक क्वेश्चन बना चुका है सेमीकंडक्टर मिशन पे, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है मिनरल रिसोर्सेस आर फंडामेंटल टू कंट्रीज इकोनॉमी ऑब्वियसली एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग। तो मिनरल रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं और माइनिंग इज द प्रोसेस जिसके थ्रू ये निकाला जाता है। बट माइनिंग इज कंसिडर्ड एनवायरमेंटल हैजार्ड, ऑब्वियसली माइनिंग के साथ एक एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आते हैं। एक्सप्लेन दी रेमेडियल मेजर्स, कैसे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हैजार्ड ड्यू टू माइनिंग। माइनिंग होगा तो एनवायरमेंटल हैजार्ड होगा, बट हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि इन्वायरमेंटल हजार्ड को रिड्यूस किया जा सके। तो अगेन इसमें अगर आप डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि अगर हम एक्सप्लोरेशन के स्टेज पे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज करें, रिक्लेमेशन पे ध्यान दें कि जहां का इकोसिस्टम जहां खराब हो रहा है वहां पे रिक्लेमेशन प्रॉपर करें। अगर हम ये देखें कि इको सेंसिटिव जोन है तो वहां पे माइनिंग को रोक दें, वहां पे माइनिंग नहीं करें, ये एक मुद्दा हो सकता है, राइट। नोबल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, जैसे कोल बेड मिथेन है, तो कोल को एक्सट्रैक्ट करने के बजाय वहां से आप क्या करते हो, मिथेन एज अ सोर्स वहां से उठाना चालू करते हो। उसके बाद आप कैलोरीफिक वैल्यू देखते हो कि भाई लिग्नाइट इग्नाइट जो है उसको छोड़ो, हाई क्वालिटी कोल निकालो ताकि कम रिसोर्स में आपका काम हो सके। तो आई एम जस्ट सेइंग कि केवल कोल की बात नहीं है, कोई भी माइनिंग आप करते हो तो उससे एनवायरमेंट को एक डैमेज होता है। इसमें आपको अगर इन्वायरमेंट में आप माइनिंग ऑपरेशंस पढ़े ही होंगे, इकोनॉमी में भी, इंडस्ट्रीज में, प्राइमरी सोर्स इंडस्ट्रीज में आप पढ़े होंगे, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें भी आप माइनिंग पढ़े होंगे, राइट।
सो वहां से आपको एकदम बेसिक चीज पूछा जा रहा है कि भाई एनवायरमेंट के लिए क्यों इसमें दिक्कत है और क्या क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये सब चीजें आपको इसमें आंसर करना था लिखने में। चलिए, तो एक्सप्लेन हाउ माइनिंग एक्टिविटीज मेजर सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, क्या पॉलिसीज लिए जाने चाहिए। हमारे मेंस टेस्ट सीरीज में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था। अगेन द क्वेश्चन इज नॉट कि जस्ट हमारे मेंस टेस्ट सीरीज में था, द क्वेश्चन इज क्यों हमारा मेंस टेस्ट सीरीज इस क्वेश्चन को कैच कर पाया, क्योंकि सिलेबस सेंटर्ड रह के अगर मेंस का आप तैयारी करो या क्वेश्चंस उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, देन मेंस स्टार्ट्स बिकमिंग बिट इजियर फॉर यू, राइट। चलिए राइट अ रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट, पेरिस एग्रीमेंट में हमारे क्या कमिटमेंट्स थे और हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथन्ड एट COP 26 2021 में, जो 5 प्रोमिसेस इंडिया करके आया है, 5 प्रिंसिपल्स निकाल के। इन दिस डायरेक्शन हाउ हैज द फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंटेंडेड बाय इंडिया बीन अपडेटेड इन 2022। एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ये कि भाई पेरिस में हमारे जो जो कमिटमेंट्स थे उसको रिवाइज करके हम 2021 में क्या किए, जो हम पंचामृत प्रिंसिपल्स दी और उसके हिसाब से हम अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को रिवाइज किए हैं। तो अगेन कोई भी एनवायरमेंट का कुछ भी आप रिसोर्स पढ़ोगे, अगर आप ये COP के बारे में अपने स्टैटिक सोर्स में भी पढ़ोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से मिलेगा। और इस क्वेश्चन को भी हमारे सृजन सेक्शनल टेस्ट में स्पेस दिया गया था कि जो मेजर आउटकम्स क्या रहे हैं COP के, राइट, कमिटमेंट्स, और इंडिया का क्या पोजीशन रहा है और क्या कमिटमेंट्स रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी मच सेंटर्ड विथ अ चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी, जिसमें COP UNFCCC में डेवलपमेंट्स है कि नहीं आप पढ़ते हो। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन देखें तो एक टेररिज्म का सवाल हम देख ही चुके थे। इधर क्या है, मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी पीस प्रोसेस नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो आप अगर जानोगे तो भाई नॉर्थ ईस्ट में अपने प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर वाला एरिया है, थोड़ा सा अंडर डेवलपमेंट है और वहां पे इंसर्जेंट्स ग्रुप काफी एक्टिव रहे हैं, ड्रग का प्रॉब्लम है आसपास में, बेलिजरेंट नेबरहुड है, नेबरहुड बहुत फ्रेंडली नहीं रहा है, बॉर्डर इश्यूज भी हैं, हमारे लिए नहीं है बट चाइना क्लेम कर देता है कभी कभी, म्यांमार से आप देखते ही हैं जो रिजीम है, प्लस डिस्टरबेंस है ही, बांग्लादेश स्टेबल नहीं है, म्यांमार स्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के लिए कई सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस को पैदा करती है, राइट। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी और पीस प्रोसेस नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वेरियस पीस अकॉर्ड्स जो किया गया, एग्रीमेंट्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड, तो जो नागा पीस अकॉर्ड है, ये सब चीजों के बारे में आपको इसमें जानकारी देनी थी। अगेन दिस इज फेयरली वेरी मच वेल कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आपके सिलेबस से ही इसको आराम से किया जा सकता है। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये हमारे सृजन डेली टेस्ट में और हमारे प्रहार में, इस सब में इस पे सवाल भी आया था और इसके जो जो फैक्टर्स हैं वो भी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन भी दिया गया था कि की रीजंस क्यों आर्म्ड इंसर्जेंसी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यू कर रही है, इसके रीजंस बताओ, तो वेरी इजिली सॉल्वेबल। Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Maritime security क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया का सी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए? मेरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड डिस्कस करिए। अगेन मैं खुद बोल रहा हूं 10 सिलेबस के पॉइंट्स आपके इंटरनल सिक्योरिटी में, उसमें 4 पेपर में आ जाते हैं, तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है। 3-3, 4-4 पेजेस का वेल डॉक्यूमेंटेड, प्लस आपको करंट अफेयर्स, प्रहार मैगजीन आप पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आराम से आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया का सी ट्रेड है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक एक ग्लोबल गेम का हिस्सा बन रहा है जहां पे इंडो पैसिफिक उलझने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, जो मिलिट्री प्रेजेंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और ये सारी थ्योरीज है, मिलिट्री बेसिस लोग बना रहे हैं, वो सिक्योरिटी चैलेंज पैदा करता है। नंबर 3, अगर आप देखोगे तो अदर इश्यूज भी हैं, जैसे पायरेट्स का इशू अरेबियन सी में रहता है। ये सारे फैक्टर्स जो आप पढ़ते हो, इस सब को यहां पे लेकर आना था और ये सारे फैक्टर्स आपके मैगजीन बुक्स में वेल कवर्ड होते हैं, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करके उसको रिवाइज करना है। तो जो मेंस के क्वेश्चंस हमने देखे थे उसमें से एक चीज क्लियर है कि अगर आप सिलेबस को पकड़ के इज्जत से पढ़ाई की हो, सिलेबस को लेके उसके नोट्स बनाओगे,
और रेडी रहोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट सीरीज लिख लोगे, तो बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसलिए जो आपकी तैयारी होनी चाहिए मेंस की, वो ओरिएंटेड होनी चाहिए सिलेबस को देख के, राइट। और उसी कंटेक्स्ट में हमारा सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज 2026 भी लॉन्च किया गया है, जो पहले आपको मेंस की तैयारी कराएगा, जब प्रीलिम्स आएगा तो ये प्रीलिम्स की तैयारी कराएगा, उसमें टेस्ट भी होंगे, और फिर जब आप प्रीलिम्स निकाल लोगे तो वापस से मेंस टेस्ट सीरीज सृजन प्रोग्राम में आपको जोड़ दिया जाएगा। अल्टीमेटली मेंस तक का ये सारा कुछ आपका कवर कर देगा टेस्ट सीरीज साइड से प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो इसमें आप देखोगे तो प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी हैं, साथ में आपको ई बुक्स भी मिलेंगे, राइट, और साथ में मेंटरशिप भी दिया जाएगा। और ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड दोनों में इसको लॉन्च किया गया 2026 बैच के लिए। ऑफलाइन मोड में आप इसको 13,999 रुपए में अवेल कर सकते हो, और जो आपके हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड है उसमें 9,999 में अवेल कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज का अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूपीएससी करने में आप पढ़ाई करो और प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसी के लिए जिन लोगों को प्रीलिम्स नहीं की, ओवरऑल मेंस पे फोकस ही करना है, तो उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज 2026 है, जिसमें 14 सेक्शनल टेस्ट, 4 रिवीजन टेस्ट, 8 सिमुलेटर टेस्ट, साथ में कुछ आंसर राइटिंग सेशंस, एसेस के पेपर, और आपको इवैल्यूएटर से मिलवा भी दिया जाएगा। मंथली मीट होगा, चाहे आप डिजिटली मिल सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो और अपना आंसर राइटिंग पाथ को इवॉल्व कर सकते हो, राइट। और इसमें अगर हम देखें तो ऑफलाइन में इसका कॉस्ट 9,999 प्राइस पे आपको पड़ेगा, और ऑनलाइन में 5,999 में आप मेंस टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो। तो आप मेंस की तैयारी करते रहो, सिलेबस को अपना गाइड बना के, सिलेबस को देखते हुए आप चीजें प्रिपेयर करो, और जब आपके टॉपिक्स होते जाएं प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज के साथ नए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार यूपीएससी में पीवाईक्यूज भी आता है और नए क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपका माइंड ट्रेन रहता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो इट गेट्स फेयरली इजी फॉर यू, राइट। चलिए, थैंक यू।